प्रूफ ऑफ वर्क है जो कि बिटकॉइन इथेरियम वगैरह लेयर 1 सोल्यूशन यूज़ कर रहे थे। और इसके बाद लेयर 2 के सोल्यूशंस आ गए जिसमें जीकेएम भी है, जीके स्नार्क है, जीरो नॉलेज प्रूफ और इस तरह के और काफ़ी सारी चीज़ें जिस पे काम कर रही हैं। खैर वो ज़रा एडवांस टेक्निकल टर्म्स है, मैं थोड़ा सिंपल इसको बताऊंगा कि जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं जिसमें प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक यूज़ होता है, वो ऑलरेडी आप लोग सीख चुके हैं कि बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह में जहाँ पे माइनिंग हो रही थी, सारी इसी तरह काम हो रहे होते हैं। तो खैर वो पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं। अगर हम प्राइवेट ब्लॉकचेन्स की बात करें तो वहाँ पे प्रूफ ऑफ अथॉरिटी यूज़ होता है। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी का मतलब ये है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं कि कोई भी अनऑथराइज बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता या कोई भी अनऑथराइज बंदा उस नेटवर्क का पार्ट नहीं बन सकता। ये प्रूफ ऑफ अथॉरिटी होती है। आप लोगों ने इससे पहले प्रूफ ऑफ अथॉरिटी के बारे में सुना होगा? वैसे नहीं सुना होगा। तो खैर अब मैं ब्लॉकचेन की डेफिनेशंस में नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं एक्चुअली एक सोल्यूशन की तरफ आऊंगा जो कि मुझे लगता है कि हमारे सिक्योरिटी अदारों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। और इसके बाद मेरा एक और कॉज है, एक पर्पज़ है या एक मैसेज है जो कि मैंने आप लोगों तक डिलीवर करना है, और मेरा वो पर्पज़ भी है यहाँ पे आने का। तो खैर दिस मीटिंग इज़ नॉट फॉर नो रीज़न। अच्छा, मैं एक सिस्टम के बारे में डिस्कस करता हूँ कि जो हमारे बहुत सारे इश्यूज रिजोल्व करेगा। हम एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं, आप इमेजिन करिए एक ऐसा सिस्टम कि हमारे जो सिक्योरिटी कैमराज हैं, जो सेफ सिटी के कैमराज हैं, वहाँ पे जो सर्वेलेंस हो रही है, वहाँ से सारा डेटा हम कंप्यूटर विजन के जरिए एनालाइज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि जो फ्यूचर में है खाली ब्लॉकचेन पे काम नहीं होने वाला, कंप्यूटर विजन, एआई, ब्लॉकचेन सारे मिलकर काम करने वाले हैं और आईओटी डिवाइसेस भी मिलकर काम करने वाले हैं। तो जो हमारी आईओटी डिवाइसेस डिफरेंट लगी हुई हैं सिटीज़ के अंदर, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी कैमराज, वहाँ से हम कंप्यूटर विजन और एआई के जरिए डेटा प्रोसेस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि किसी भी इशारे पे या किसी भी जगह लाहौर में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, राइट? कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई मर्डर हो गया है, कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो गया, कोई लड़ाई वगैरह हो गई है, कहीं फायरिंग का वाक़या हो रहा है। तो हमारा सिस्टम क्या करेगा? कंप्यूटर विजन और एआई के जरिए सारा सीन डिटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई स्नैचिंग हो रही है, वो फौरन इस सीन को डिटेक्ट करके एआई को बताएगा और एआई इस डेटा को प्रोसेस करेगी। प्रोसेस कैसे करेगी? हमारे को सिस्टम के साथ सारे के सारे अदारे कनेक्टेड होंगे, नादरा, पुलिस और भी जितने अदारे हैं वो सारे के सारे उस सिस्टम में कनेक्टेड होंगे। अब हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। हमने जो सस्पेक्ट था उसकी हमने इन्फॉर्मेशन निकाली नादरा से, उसका हमने फ़ोन नंबर और उसकी रियल टाइम लोकेशन वगैरह सारी डिटेक्ट करके हमने केस फाइल कर दिया ब्लॉकचेन के अंदर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? हमारे ब्लॉकचेन में केस आ गया। अब वो केस चेंज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सस्पेक्ट किसी का रिश्तेदार है, उसने बोला, फ़ोन किया, जी यार वो केस एक हो गया तो उसको रिमूव करा दो, उसको अल्टर करा दो, उसको डिसमिस करा दो। ऐसा नहीं हो सकता। ब्लॉकचेन के अंदर जो एक मतलब रिकॉर्ड चला गया वो चेंज नहीं हो सकता। अगर वो कोई चेंज करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, अगर कोई इसको रीड करेगा तो वो भी पकड़ा जाएगा कि इसने इन्फॉर्मेशन को रीड किया है। और हमने किसको कितना रिकॉर्ड रीड करवाना है वो भी हमारी अथॉरिटी है, हम उसको भी ब्लॉकचेन में कंट्रोल कर सकते हैं। तो खैर हमारे पास ये सारा केस फाइल हो गया। अब हमारे पास एक रियल टाइम सिस्टम है जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट के साथ कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट की एग्जांपल ले लेते हैं 1155, ओके, और दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं पुलिस 15। तो हमारे पास एक एक्सीडेंट हो गया, उसकी फुटेज वगैरह डिटेक्ट हुई और हमारे सिस्टम उसको एनालाइज किया और फौरन एक नोटिफिकेशन भेज दिया 1122 को कि भाई ये लोकेशन है, इस पे फौरन पहुंचे। उनकी जो भी मोबाइल टीम है वहाँ पे फौरन पहुंच गई और उन्होंने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद उन्होंने फुटेजेस वगैरह ली और सिस्टम में अपडेट कर दी और वो डेटा प्रोसेस हो गया। वो या तो केस क्लोज हो गया, आगे प्रोसीड हो गया, वटएवर। तो खैर इसी तरह अगर कोई कहीं पर डिस्प्यूट हो जाता है कि लड़ाई हुई थी या फायरिंग हो जाती है तो वो भी केस फाइल होगा और वो रियल टाइम में जो उसका रेलिवेंट थाना है उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे जाएगा उनके सिस्टम को, और जो आपकी मोबाइल टीम है डॉल्फिन जो है उनको रियल टाइम नोटिफिकेशन जाएगा, उनको लोकेशन सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी और वहाँ पे वो फौरन पहुँचेंगे। वहाँ पे पहुँच के उनके पास जो भी हमने उनको मोबाइल में ऐप दी होगी जो कि हमारी इसी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, वहाँ पे वो सारी फुटेजेस वगैरह सारे केस की इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे और वो भी ब्लॉकचेन को वो सेव होगी। और वो उनको मजबूरन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इस सारे जो केसेस फाइल हो रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं पे लॉगिंग हो रही है, कहीं ना कहीं उसका ऑडिट चल रहा है। तो खैर ये एक सिंपल सा सिनेरियो था जो कि मैंने डिस्कस किया। और खैर उसके बाद ये होगा कि जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ उसकी फुटेजेस वगैरह गई, हो सकता है उसकी फुटेजेस गलत चली गई हो, किसी एआई ने गलत डिटेक्ट कर लिया हो डेटा कि एक साथ बाइक वाला बंदा खड़ा उसकी फुटेजेस चली गई हो। लेकिन उसका तरीका क्या होगा कि जब वहाँ पे एक्चुअल टीम पहुंचेगी वो एक्चुअल सस्पेक्ट्स की पिक्स अपलोड करेगी और एआई उसको दोबारा एनालाइज करेगी। तो हम जो
जो कसूरवार नहीं है उनका डेटा निकाल देंगे और जो एक्चुअल सस्पेक्ट्स हैं उनका डेटा सिस्टम में रखेंगे और उसको प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा पुलिस का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास एक पूरा केस फाइल हो चुका है। अब ये जो डेटा हमारा है ये दूसरे अदारे जैसे जुडिशरी जो हमारे अदालतें हैं वहाँ पे भी यूटिलाइज होगा। जो अदालत का सारा सिस्टम है वो भी सारा ब्लॉकचेन के अंदर आएगा। तो आप लोगों ने जो ब्लॉकचेन का जनरल एक कंसेप्ट सुना हुआ है वो है कि ब्लॉकचेन इज अ सेट ऑफ नोड्स वर्किंग टुगेदर बाय फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स विच आर कॉल्ड कंसेंसस। ओके, तो मैं आपको एक जो नया सिस्टम बताने जा रहा हूँ, मैं क्योंकि इस पर रिसर्च भी करता रहता हूँ, मेरा अपना एक रिसर्च पेपर भी पब्लिश है ब्लॉकचेन से रिलेटेड। मैं आपको एक ये नया सिस्टम बताने जा रहा हूँ, वो है ब्लॉकचेन ऑफ ब्लॉकचेन्स। ब्लॉकचेन ऑफ ब्लॉकचेन्स क्या चीज़ है? ब्लॉकचेन ऑफ ब्लॉकचेन्स ये चीज़ है कि बहुत सारी ब्लॉकचेन्स मिलके एक मास्टर ब्लॉकचेन बना रही है। तो बहुत सारी ब्लॉकचेन्स कैसे काम कर रही हैं? फॉर एग्जांपल पुलिस का डिपार्टमेंट है, इनकी एक अपनी ब्लॉकचेन, ओके, इनका का सारा रिकॉर्ड इस ब्लॉकचेन में पड़ा हुआ है। जुडिशरी है, इनकी एक अपनी ब्लॉकचेन है। इस तरह 1112 और जितने भी अदारे हैं जिसमें नादर है, पुलिस है, रेस्क्यू 1112, पीटीए वगैरह, इन सब की अपनी अपनी ब्लॉकचेन्स हैं, उनका सारा डेटा वहां पड़ा हुआ है। तो जब भी एक अदारे से दूसरे अदारे में जरूरत पड़ती है डेटा ट्रांसफर करने की, तो वो ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन ट्रांसफर होगा। जो आपकी इंटरनल ट्रांजैक्शंस हैं वो विद इन आपकी ब्लॉकचेन चलती रहेंगी, प्राइवेट ब्लॉकचेन चलती रहेंगी, लेकिन जो आपकी ब्लॉकचेन टू ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस होंगी वो आपकी मास्टर ब्लॉकचेन में आइडेंटिफाई होंगी। तो फॉर एग्जांपल एक जुडिशरी में एक केस आया, उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए जज साहब को, तो वो क्या करेंगे, वो सिंपल पुलिस की जो ब्लॉकचेन है वहां से सिंपल रिकॉर्ड को रिक्वेस्ट कर देंगे और वो रिकॉर्ड इमीडिएटली एक्सेस हो जाएगा। उस रिकॉर्ड के साथ उसकी फोटेजेस वगैरह, उसका जो वीडियो क्लिप है, वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे अवेलेबल हो जाएगी और उनको डिसीजन कि जैसे इंसिडेंट हुआ फौरन रियल टाइम नोटिफिकेशन चला गया, ऑटोमेटेड केस असाइनमेंट्स आएंगी। पुलिस अदारे हैं, जो चौकीज हैं रेलिवेंट एरिया के, उनको ऑटोमेटेड केस असाइन हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, जो भी चीज़ होगी वो ट्रांसपेरेंट होगी और उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि जो मास्टर ब्लॉकचेन में लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन से रिकॉर्ड में क्या चेंजेस आ रही हैं, वो उनकी ऑब्जर्वेशन में आ रही है और वहाँ पे एआई भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। तो कोई बंदा बच नहीं सकता इस सिस्टम से। और सिक्योर डेटा शेयरिंग, आप उतना ही डेटा शेयर करेंगे जितना आगे वाले को चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी को फोन करें, यार आप पीटीए में हो, तुम्हें फला बंदे की डिटेल चाहिए, ऐसा हो नहीं सकेगा। उसके बाद जब वो डिटेल निकालेगा तो वो उसका लॉक क्रिएट हो जाएगा और वो लॉक डिलीट नहीं हो सकता। इम्यूटेबल रिकॉर्ड म्यूटेबल है, चेंज हो सकते हैं। इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन, फॉर शेयरिंग रिकॉर्ड्स ऑन डिफरेंट केसेस। और प्रिवेंशन ऑफ डेटा, आप लोगों ने सुना होगा कि काफ़ी अर्सा पहले एक न्यूज़ आ रही थी कि जी नादरा की डेटाबेस हैक हो गई है, जी फलाने नादरा की डेटाबेस सारा डेटा सेल कर दी है किसी को पैसों के लिए। आप लोगों ने सुना इस तरह की कुछ? तो खैर मैंने सुनी है। तो अब आप लोग ये देखें कि जो हमारी डेटाबेसेस होती हैं वहाँ पे हमारा डेटा इनक्रिप्टेड नहीं होता। ब्लॉकचेन के अंदर जो भी रिकॉर्ड सेव हो रहा है वो इनक्रिप्टेड है। अगर कोई ब्लॉकचेन का पूरा नोड उठा के अपने पास रन कर भी लेता है तो वो हमारी इंफॉर्मेशन को कभी भी नहीं देख सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैशेस के साथ इनक्रिप्ट हुआ हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम था कि आपके नादरा का रिकॉर्ड या किसी भी इंस्टीट्यूट का रिकॉर्ड सेल हो रहा है, तो ये दैट्स नॉट गोना बी हैपन, ये हो नहीं सकता पॉसिबल। ठीक है, तो अगर वो कोई सेल करने की कोशिश करेगा तो वो भी रिकॉर्ड में आ जाएगा जी इसने फला बंदे का रिकॉर्ड किसी को सेल किया या फला डेटाबेस पर एक्सेस किया, वो भी इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो और इसके बाद नो हैकिंग, आपकी ये डेटाबेस हैक नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, बट ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ टाइम दैट्स द ओनली थिंग्स दैट आई हैव टू डिस्कस। और लास्ट पे एक मेरा पैगाम है आप सबके लिए कि आप लोगों को क्या लगता है, हम यहाँ पे फॉर नो रीज़न इकट्ठे हुए या हमारा टेक्नोलॉजी सीखने का, ब्लॉकचेन सीखने का कोई एक ही पर्पज़ है, पैसा कमाना? सिर्फ ये पर्पज़ है? आप लोगों के ख्याल में और क्या पर्पज़ हो सकता है? पब्लिक सिक्योरिटी। आप लोगों ने रिसेंट एक न्यूज़ सुनी थी कि इसराइल ने लिबनान में आई थिंक उनके जो फोन से उनकी वॉकी टॉकी डिवाइसेस थी, पेजेस वो ब्लास्ट हुए। वो कैसे ब्लास्ट हुए? पेजेस तो आपके किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, और हमारे पास अगर वो पेजर आ जाते हैं तो क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम डिटेक्ट कर सके कि इसके अंदर क्या उन्होंने एम्बेड किया हुआ? एनीवन कैन आंसर? हमारे पास ऐसी कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं है।
हम लोगों की बनाई हुई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, बट वी डोंट नो कि हमारे पास जो आईफोन है इसके अंदर उन्होंने क्या क्या हैक्स रखे हुए हैं, राइट? तो अच्छा, मैं इसी से आगे जो चलने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा सिक्योरिटी का अदारा है, तो इसी से रिलेटेड ये बात है कि फॉर एग्जांपल कल को हम कहते हैं कि हमारी 7 लाख की फ़ौज है और हम बड़े स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वी हैव एटॉमिक पावर और लॉट ऑफ अदर वेपन्स। तो कल को हम लड़ने जाते हैं किसी से जंग और वो हमारी जेब में जो फ़ोन्स हैं उन्हीं को वो ब्लास्ट कर देते हैं, तो हमारी फ़ौज किस काम करेगी? क्यों? क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, हम सोच रहे हैं पुरानी तलवार का। तो क्या आज के दौर में तलवार से जंग लड़ी जा सकती है? नहीं लड़ी जा सकती। तो अगर आप समझें इस पर्पज़ को, तो पर्पज़ ये है कि हम जो टेक्नोलॉजी के इस दौर में गुजर रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, तो ये खाली पैसा कमाने के लिए नहीं है। अल्लाह ताला का हमारे से कुछ ना कुछ इसका पर्पज़ है। हम टेक्नोलॉजी को सीखें, लेकिन फॉर सम रीज़न उसको ज़िंदगी का पर्पज़ बना के, कि हमने एक ऐसी जनरेशन क्रिएट करनी है, ऐसी जनरेशन तैयार करनी है जिसका ये पर्पज़ हो कि पैसा कमाना टेक्नोलॉजी का पर्पज़ नहीं है, बल्कि उनको मुंह तोड़ जवाब देना इसका पर्पज़ है, राइट? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। Thank you for a very insightful opinion। और इसके अंदर टेक्नोलॉजी सीखने की अर्ज जो है वो हम सब के अंदर होनी चाहिए। That's the purpose of this conference कि वो अर्ज को बेदार किया जाए। Our next speaker is Dr. Majid Hussain, Dean of IT from University of Faisalabad. He is the Professor of Computer Science at the University of Faisalabad with over 20 years of academic experience across top regional universities. He leads research in blockchain, biomedical diagnostics, and supervises thesis in artificial intelligence, UAVs, drones, and image processing, and has secured multiple research projects. So over to Dr. Majid Hussain, who is going to talk on the topic of blockchain applications, unlocking secure, transparent governance. Bismillahirrahmanirrahim. Me, Dr. Majid Hussain, serving as a dean faculty as a discussed by Dr. Primarily, मेरा area wireless sensor networks है और then gradually shifted towards some of the other technologies. For the last 3 years, we are working on the blockchain. And we have secured some of the projects at the national and international level. And today we will discuss the blockchain's applications in order to secure and make the governance a bit transparent. As forwarding, we can say that blockchain technology has enough potential to even revolutionize the security and transparency in current sort of the governance methods. And we will try to have some of to go through some of the applications through which we can prove that it is being realized at the international level. If we talk about the essentials of the secure and the transparent government, then there are few elements those must be considered while going through it. The top of the list should be the healthcare, and that is followed by the education, then comes the defense and the national security, transportation and the infrastructure. We may include the social services and the welfare depending upon the state of the country or the priorities of the state. Public safety and the emergency services are the priority of the governments globally. We have a concentration over the environmental protection and the natural resources, and with the passage of time, it is becoming the governments are becoming more focused over it, and the recent developments have compelled the governments to pay their best attention and use their best resources towards these particular sort of the aspects. Energy utilization and energy production is one of the major constraints in the developing countries, especially, while in the developed countries, the balance between the energy produced and then
the energy being utilized is felt quite necessary. And for these particular sort of the aspects, it is very fundamental to have a deep check over the resources of the energy, how much it is being produced, and then the overall utilization throughout the state. Public finance and the administration is one of the other aspects that must be focused if you want to make the government quite secure and the transparent, and at the end, and the most important, justice and the legal services. These are a few of the essentials which are indispensable for the security and the transparency of the government. Then, if we have a big analysis of the different governments spending the different parts of their budget over these particular aspects or these particular elements of their state. Then, if we talk about the healthcare, normally, averagely, the governments spend 15 to 20% of their total budget over it. In terms of education, it becomes the fraction of 10 to 15%. Defense and national security, depending upon the geographical location of the state. These are the average stats. It becomes 10 to 20%, and transportation and the infrastructure is incorporated with 5 to 10%, social services and welfare 10 to 15%, and so on. While environmental protection, energy, production and the utilization, public finance and administration, and the justice and the legal services, they have their own priorities. These figures have been taken from the different resources, including the documents of the World Bank. These are the public documents. Then QECD, the Organization of the Economic Cooperation and the Development. A few documents of the IMF have been consulted. Then the national budget documents of the different states available publicly have been consulted. Then a few of the references have been taken from the UNESCO, WHO, and other some agencies, and especially the US side has been consulted for this particular purpose. Since this is a very broad topic to be discussed, we have to be a bit concise over it, and this very rational. I will try to have some of the insight from the practical sort of the environment that we have realized in our environment. And we will talk about the applications of the blockchain in the healthcare, in the anti-hoarding sort of the environment. That is our requirement right now. Then in the banking sector and in the transportation. If we start with the healthcare applications and the healthcare aspects, they are incorporated especially with the secure patient data management, and it is being focused by the developed government to the larger extent. Then interoperability between the healthcare systems. If someone exists in Pakistan, he has some medical record, and he or she wants to have the better opportunity of, the better remedial years in the Europe or the America, then how this his or her credentials can be shared with the healthcare system of that particular state, and what should be the parameters followed, what KPIs should be there for this transfer of the data. Then supply chain management, it is one of the major area, and we will have a bit insight over it, and we will discuss a detailed model of the pharmaceutical supply chain management, especially in context of the fake medicine or counterfeit drug. Then clinical trials are very important side of healthcare systems. If we talk about the health insurance, then comes the question of the claims processing and billing. It is a huge area. In the later part of the presentation, I will have a bit focus over it, and it is a big industry. And the people used to have the fake sort of the claims. How can those be prevented through
the use of the blockchain. This will be one of the focus today. Then, in the same context of the healthcare, public health surveillance is a major area. And now, for the last few days, telemedicine is again going to be one of the major area. Now, these were some of the generic areas of the healthcare. And if we talk about some concise areas, we will try to focus over a few areas that those can be physically realized even in Pakistan. At the top of the list, I will like to talk about the counterfeit medicine, traceability, tracking, and dispensing error prevention. It is one of the major areas that has to focus because at the national and the international level, and in the global community, the percentage of the fake medicine is substantially high. In Asia and Africa, other than some of the developed countries, it is one of the prominent industries even. Then we will try to talk about the health insurance fraud detection. How, if a bill is submitted, I mean a claim is submitted, how can we detect either it is right or wrong, and how we can have the countermeasures for this particular sort of element. Then anti-hooding, I think, is the demand of the time. How the stockpiling can be discouraged. We can have a better approach through the application of the blockchain for the discouragement of this particular side. And if this one side is, countered, especially in the environment of the countries like Pakistan, we can even imagine how can we contribute to the application of the blockchain in anti-hooding towards the national economy. This is one of the projects we are currently executing. It is under the progress, and one of the project with the collaboration of the international community we have already completed. What is basically the myth? It is how the supply chain management of the pharmaceutical industry can be protected from the counterfeit medicine. And even we tried to have some sort of addressing of the dispensing error. When the medicine is handed over to the customer at the pharmacy, if some dispense out of that error occurs, how can we protect it? It is a major area while delivering the medicine to the actual patient and in the pharmaceutical supply chain. If we talk about this particular area, this area has a strong motivation because if we go over the stats, the fatality rate based on the counterfeit medicine is substantially high. The minimum it is 1 lakh as per quotations, and up to 1 million. The casualties have been recorded on the basis of the use of the counterfeit medicine. So, very importantly, 250 cases out of this 1 million are the children. This figure is also incorporated with the different ages of the children, and very sadly speaking, the children within the range of the 1 year, their proportion is quite high. Then counterfeit drug industry, it is piling up with the passage of time, and currently, if we talk about the different stats, how these stats are quite big. It is comprised of almost 3 billion USDs, while its annual increase or it's annually it is spreading with an increase rate of 15%. We have different regulatory actions that have been taken at the international level. For example, the USA and the CSA, and in 2023,
the pharmaceutical supply chain industry was forced to follow these specific sort of acts so that the fake medicine could be eliminated from this. We actually, as we are working and we have already worked out, we presented a model. In this model, we we incorporated all the stakeholders of the pharmaceutical supply chain industry. For example, the health authorities and whatsoever they can be, manufacturers, suppliers, hospitals, pharmacists, and medical stores, and the patients themselves. At the later part of this model, we have also where we have mentioned the hospital, physicians, doctors, and the different stuff can be added. We have divided into the different layers, starting from the application layer and reaching to the account management layer. As we have already discussed that we need a wallet for each sort of the transaction at this particular level. It is basically the execution flow of this model. Simply speaking, once a medicine is manufactured, it is given with some sort of the code, and when this code is spread throughout the block, whenever some transaction is executed against this particular sort of medicine, all the block is updated. And as my predecessor was talking about the immutability, I mean, there is less chances, there is a very great chance that all the block is updated simultaneously, and if it is updated, then all the nodes of the block will become aware. So the forgery, as we claim, is very rare in the blockchain environment. So we can have the sort of protection of all our products. We have also incorporated a chain where when the physician suggests some sort of medicine to the patient, then patient goes to the pharmacist, and pharmacist actually tracks the medicine, then it reads the QR code of that particular prescription as well as the medicine, then it matches, systematically automatically matches, it checks the availability of the medicine, and when the dispenser dispenses the medicine to the patient, the system once again checks that one. So it's a system we have actually physically realized it. We have presented it on the different platforms, and we have actually completed this very project with the help of with the collaboration of the Zaid University UAE, and we have delivered it. There are a few of the screenshots of this application. If we talk about the blockchain-based framework for the detection of the fraudulent claims, especially in the health insurance, we have used the IPFS. It is basically a protocol stack that provides the secure sort of the environment. We have proposed a specific model for this, very rational as well, and this model is as we have a group of people who are working continuously over the blockchain. If you are the PhD students, if you are the MS students, and a number of faculty members are involved. So in this environment, we are proposing different model, and it is one of those. We have started from the interface layer and went to the cloud hosting environment. This is a bit sort of the different model from the first one. While proceeding the same sort of the environment, we have another project, and it is related to the anti-hurting. When a product is produced in the factory and it is allotted to some sort of ID right throughout its supply chain system, when it reaches to the end user, it can be tracked, it can be traced, it can have all the related information already stored into the already defined system. Then in the transportation, we have a bit contribution. We have designed a decentralized car rental platform. Actually, if we talk about the car rental platform, it doesn't mean that it is just a car rental.
We can talk about the air ambulances, the rental airplanes. We can talk about in the context of the ferries, the traffic related to the ocean and sea, and simultaneously, as we talk about the usual form of the traffic. For this very rational, we have designed a system. This system has got the seed funding, and we have used the public platform. As you almost all of you know that we have used the Ethereum. It's a public domain, while in the other projects we are using some sort of the private sort of blockchains. This is all from my side. If some questions are there, you're all welcome. Thank you. Thank you so much, sir. Now I would like to call Mr. Hussain Sajid, who is founder of AI Community of Pakistan, and his topic for today is implementation of blockchain to control tampering police record in local Thana system. थैंक यू वेरी मच. सो टॉपिक बड़ा मज़े का है. जो हमारा अगर इसको हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो पाकिस्तान पूरा 180 पे चलना शुरू हो जाएगा. क्योंकि हम अगर मैं इधर भी आ रहा था, फॉर एग्जांपल मुझे रास्ते में कोई प्रोटोकॉल ना मिलता, ये वो होता, अभी खुद ही खजल होकर पहुंच जाए उधर, तो मैं भी गुस्सा कर जाता. यही हमारा सिस्टम इस तरह से चल रहा है कि जी थानों के अंदर जो है, रात को वैसे जब मेरा टॉपिक था तो मेरे ख्याल 6 साढ़े 6 फाकरा से बात हुई है कि सुबह आपने आना है. फिर उसके बाद पहले तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं स्टडी करूं जो ट्रेडिशनल थाना सिस्टम है. तो रात को 11 बजे 2 एसपीज को जगाया, भाई पहले मुझे बताओ अपना सिस्टम क्या होता है. वो एंड में कहते हैं हम तो ऑपरेशंस की हैं मेजर, तो आपको इन्वेस्टिगेशन वालों से, तो वो फिर ट्रेडिशनल सिस्टम, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिशनल सिस्टम किस तरह से काम करता है, और थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दे. तो नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज़. जब ऐसे स्लाइडों को देख के बोर नहीं होना, वो मैंने अपने लिए बनाई है, आपने उस पर ध्यान नहीं देना. नॉर्मल होता है कि बंदा जब पढ़ रहा होता है ना स्टूडेंट लाइफ में, तो स्लाइडें ही सबसे ज़्यादा बोर लगती हैं. उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना आपने. आई एम अ PhD कैंडिडेट एज वेल, बट उसको अभी मैंने पॉज कर दिया कि बिजनेस कम्स फर्स्ट, PhDs तो सारी उम्र होती रहती हैं. तो मोस्टली जगहों पे आप जाते हैं तो वैसे ही PhD कहते हैं बाबों वाली डिग्री है, तो वो फिर बुढ़ापे में जाके हम भी कर लेंगे. अभी फ़िलहाल उसको मैंने पॉज किया हुआ है. So I have founded AI Community Pakistan in 2022. I was a full-time university lecturer, और उधर से मैंने रिज़ाइन किया है कि यार कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम करें. एंड क्योंकि लिमिटेशंस होती हैं सिस्टम्स के अंदर, आप रह रहे होते हैं, तो हर एक को होता है कि यार मैं कुछ चेंज लाना चाहता हूँ लेकिन कोई करने नहीं देता. तो एकेडमिया में रहते हुए मेरा भी सेम इशू था. सो आई हैव रिज़ाइन फ्रॉम द फुल टाइम जॉब, और पक्की नौकरी वैसे किसी की भी लगी हो कोई नहीं छोड़ता. इतना पता है यार 30 तारीख को तनख्वाह आ जाती है. सरकारी नौकरी भी इसलिए हर कोई रेफर करता है ना कि यार तनख्वाह आएगी, हड्डी टूट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, पैसे आते रहते हैं. तो दैट वाज समथिंग कि जो मैं उसके अगेंस्ट हो कि मैंने कहा यार कुछ स्टेप लेते हैं. एंड राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह
एआई कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो 100+ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रेजेंट है और हमारा मेन फोकस है यूनिवर्सिटी लेवल पर टेक को इम्प्रूव करना और अवेयरनेस क्रिएट करना और इंडस्ट्री को लेकर आना यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। और अब अल्हम्दुलिल्लाह केपी हो जाए, सिंध हो जाए, बलोचिस्तान अभी नहीं गया, खुद थोड़ा सा डर लगता है, जिस दिन पता लगेगा यार प्रॉपर सिक्योर है बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में भी इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो 3 जो हमारे मेन प्रोविंसेस हैं अलॉन्ग विद कैपिटल टेरिटरी, तो यहाँ पे हमारा तकरीबन 100+ यूनिवर्सिटीज़ में काम चल रहा है। सो आई गेस हाँ लास्ट एक चीज़ है कि मैं रिसेंटली ग्लोबल HR प्रोफेशनल्स हमने बिल्ड किए 100+, इसमें 3000+ कंपनीज़ के जो HRs हैं, हेड्स हैं उनके, हर जगह आपको पता है कि हायरिंग और आपके जो इंटरनल ऑपरेशंस होते हैं वो HR हैंडल कर रहा होता है। तो उसमें 3000+ कंपनीज़ के HRs हमारे मेंबर हैं और वो बनाने का पर्पज़ यही था कि किसी भी कंपनी के CEO को बुलाना है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो हमें इश्यूज़ आता था। यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों की जॉब प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा मसले आते थे, तो हमने ये कम्युनिटी स्टार्ट की। एक सेकंड अभी जिसमें हमने पाकिस्तान में पहली दफ़ा HR अवार्ड्स को इंट्रोड्यूस करवाया, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, ऑलमोस्ट तकरीबन हमने कुछ 150 कंपनीज़ के HRs को इंडिविजुअल लेवल पर उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर हमने अवार्ड्स भी दिए हैं, जिसको कि उन HRs ने जो कि 30+ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है उन्होंने उसको इवेलुएट करके दिया था। और वैसे आगे जिस चीज़ पे हम बात करेंगे, इधर भी वही हुआ था, बोलियां लगी थी भाई 1.5 लाख ले लो, एक अवार्ड हमें दे दो। वो पाकिस्तान कल्चर का पार्ट है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगा। एंड राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग विद 10+ सॉफ्टवेयर हाउसेज एज वेल। वो जो भी अपनी AI बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उस पर कंसल्टेंसी ले रहे होते हैं। मेरे केस में आप हमें सजेस्ट करें कि इसका हम आर्किटेक्चर किस लेवल पे डिज़ाइन करें, कहाँ पे किस किस लेवल का हमें कितना एक्सपीरियंस रिसोर्स इस पे लगाना चाहिए, उस पर उनको मैं सपोर्ट कर रहा होता हूँ। प्लीज़ मूव फॉरवर्ड। ओके, सो सिंपल ऑलरेडी सब ने बता दिया। देसी ज़ुबान में अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो क्या है कि आपने कोई भी चीज़ किसी को पकड़ानी है, बस ये है कि उसकी 2-3 कॉपियाँ बना के अलग अलग जगहों पे आपने पकड़ा देनी है। कोई एक बंदा 2 नंबरी करेगा, बाकी तो पकड़े जाएंगे। एक ही को दी होती थी, वो जो है ना मुसलमान है तो सबसे पहले हम अमानत में ख़यानत करते हैं। तो ये उस चीज़ को हमें ना पक्का मुसलमान बनाने वाली टेक्नोलॉजी है कि आपकी जो चीज़ होगी वो एक जगह की बजाय मल्टीपल जगहों पे आपने रखी है। सिंपल लफ्ज़ों में ही है, पर ये करेगी क्या कि चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी ले आएगी। एक बंदा थोड़ी सी हेरफेर करेगा, सिस्टम ऑटो बता देगा कि यार ये बाकियों ने तो और कुछ है, तुम्हारे पास डिफरेंट है, तो वो एक बंदा फौरन पकड़ा जाएगा और वो किसी पे डाल भी नहीं सकता। और दूसरा फायदा क्या होगा कि दोस्तियां काम नहीं आएंगी। दूसरे वाला कहेगा हम अपने ऊपर क्यों लें इस चीज़ को, ये खुद ही इसमें फॉल्ट है तो आप उसको पकड़े, हमारा डिपार्टमेंट क्लियर है। सो ये इसका सिंपल सी डेफिनेशन। अगर आगे चलिएगा प्लीज। तो ट्रेडिशनल वाला है, इसको मैं क्विक एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये मैंने फिर रात को बैठ के तो 3-4 पुलिस ऑफिसर्स के साथ ही ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसको अंडरस्टैंड किया। तो इस वक्त हमारा थाना सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, आप जाते हैं फ्रंट डेस्क के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन लिखवाते हैं, तो उसमें फिर एक फ्रंट डेस्क ऑफिसर से आधा घंटा बात की है, तो उसके पास मल्टीपल लूप होल्स मुझे मिले। क्या है कि वो 2 से 3 दफ़ा उसको एडिट भी कर सकता है बैठ के। अब उसने चेंज कर दी है, मतलब आप गए, आपने एप्लीकेशन लिखवा दी है, आप बाहर रहे, किसी मामे चाचे किसी का फ़ोन आ गया कि यार नहीं इस तरह नहीं लिखवाना, हाँ इतना ज़्यादा बात नहीं बढ़ानी, और आप गए हैं कि चलें 5000 रुपया उसको देके क्या मेरी एप्लीकेशन चेंज कर दो, कर देगा। आप उसको ट्रैक पकड़ तो नहीं सकते ना कि भाई कैसे तुमने किया, क्यों किया, क्योंकि अभी ट्रेडिशनल सिस्टम में ये लूप होल एग्जिस्ट करता है, आप उसको नहीं बदल सकते और उसको पकड़ भी नहीं सकते। तो अगर आपने ब्लॉकचेन इधर इंप्लीमेंट की होगी तो क्या होगा, वो एडिट करेगा ना, पुराना रिकॉर्ड सिस्टम से डिलीट नहीं होगा, वो दोबारा ऐड करेगा तो वो न्यू वाला उसको वो न्यू अपडेटेड नजर आ रहा है। लेकिन जो आपके बिहाइंड द सीन सिस्टम में कि वो 4 दफा एडिट किया गया, आप उसको इजीली ट्रेस कर सकते हैं। सो दैट इज इन देसी जुबान अगर हम इसको कहें कि इसका आपको यहाँ पे फायदा हो रहा है। इससे आगे आप जाते हैं, अब उसके अंदर फिर जब इन्वेस्टिगेशन के ऑपरेशंस इनिशियल जो होता है ऑपरेशंस के पास चीज जाती है, तो कोई FIR का होता है कि FIR से पहले उसके पास 8 घंटे में कटनी चाहिए, किसी के पास उसको जिस तरह प्रॉपर्टी और इस तरह के केसेस वगैरह होते हैं तो या वो 7-7 दिन का भी उसमें मार्जिन है, किसी के अंदर आपके पास 24 घंटे का मार्जिन है, कहीं भी आपके पास 72 घंटे का। तो वो डिफरेंट आवर्स के अंदर वो जो ऑपरेशंस का बंदा है वो भी इसमें हेरा फेरी कर रहा होता है, कर सकता है, अथॉरिटी है उसके पास, आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। तो अगर आपने इधर ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट की होगी, उसने कोई भी स्टेप लिया, अब फॉर एग्जांपल एक बंदे ने वो गया है और
72 घंटे उसको चाहिए, उसके अंदर उसने वो बंदा जो है या वो सारा प्रोसेस फाइनल करके फाइनल अपनी रिपोर्ट बनानी है। अब वो 3 दिन के एंड पे उसने जो रिपोर्ट बनाई है वो आप उसको वैलिड नहीं कह सकते। क्यों? डे 1 डे 2 पे उसने किया, 3rd डे पे कोई ना कोई इन्फ्लुएंस काम कर गया तो वो आखिरी दिन पे रिपोर्ट बदल देगा। तो उससे क्या होगा कि आप उसको पकड़ नहीं सकते, भाई डे 1 डे 2 पे तो ये हालात थे, पर वो जो ओरिजिनल मुद्दई होता है बेचारा वो अक्सर रो रहा होता है, क्यों? दूसरी पार्टी का इन्फ्लुएंस ज्यादा था। तो अगर आपका ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट होता तो डे 1 पे उसने जो भी इन्वेस्टिगेशन की है वो आपकी एक एक चीज सिस्टम में एंटर हुई होती। अब डे 2 पे उसको कोई ना कोई इन्फ्लुएंस काम कर गया, किसी मिनिस्टर का फोन आ गया, किसी दूसरे का आ गया, कि वो बेचारे ने नौकरी बचानी, या कहीं पे कोई और ड्राइव, इस तरह का सिस्टम चल गया। अब वो चेंज करेगा ना, सिस्टम में पुराना रिकॉर्ड भी पड़ा है, नया भी पड़ा है। अब उसने तो अपने एंड पे समझा कि मैंने बदल दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि आप उसको इजीली सिस्टम अलर्ट जनरेट कर सकता है अगर आपने उसको इस तरह से बनाया हुआ है कि ये चीज ये चेंज हुई है। तो आपके जो ऊपर हायर अथॉरिटीज हैं उसको मैच करके देख सकती हैं ये पहले चीज ऐसे थी, अब टोटल 180 पे चेंज हो गई है। आपने कहा था कि ये बंदा इस तरह का है, अभी आपने उसको पूरा ही दूध का धुला बना दिया, तो आप उसको यहाँ पे ट्रेस कर सकते हैं। तो दैट इज द बिग डिफरेंस जो यहाँ पे आएगा। आगे चलिएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि वो सारा कुछ हो जाता है, आप FIR करते हैं। अब FIR का ये मुझे वैसे रात पहली दफा पता चला कि 4 कॉपीज बनती हैं। फिर क्या आपकी एक वो पुलिस रिकॉर्ड में रहती है, फिर एक मिसल में जाती है, फिर आपका वो उसमें जाती है, कोर्ट के पास भी जाती है, एप्लीकेंट जो होता है उसके पास जाती है। तो बीच में जॉली LLB तो सबने देखी होगी, तो उसमें क्या होता है कि एक तो FIR की कॉपी नहीं मिल रही होती, वो बेचारे रो रहे होते हैं। FIR की कॉपी मिलेगी तो वो आगे PIL फाइल करता है ना। अब अगर आपका ब्लॉकचेन सिस्टम या डिजिटलाइज काम हुआ है ना, तो आपको पुलिस में जाने की, या एक वो जो हवालदार उसमें दिखाया गया उसको ढूंढते हैं और उसको लगाते हैं कि जी मुझे ये निकलवा के दो, वो सिस्टम टोटली इसमें से आपका माइनस हो जाएगा जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि वो चीज़ डिजिटलाइज हो चुकी है, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है, बंदे की अपनी एक्सेस में आ गई है। तो वो आपका यहाँ पे ये लूप होल था। फिर लास्ट में क्या आता है कि अब वो हो गया, उसके बाद अब वो मैनुअल कॉपी है, कॉपी आपके पास आ गई है, आपने क्या किया उसमें बाद में, ये पता नहीं, एक ये भी एक मूवी में दिखाया गया, अमिताभ बच्चन उसमें केस लड़ रहा होता है कि उसमें एक लाइन जो है ना वो बाद में डार्क इंक के साथ लिखी गई है, प्रीवियस इंक जो है वो थोड़ी सी ब्लर है, और एक आखिरी लाइन बाद में ऐड की गई है, और वो फिर बताता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कि जी मैं तो ये उस वक्त भूल गया था और ये मुझे 10 दिन बाद चीज याद आई, तो मैंने ना ये FIR के अंदर ये ऐड कर दी। तो ये यहाँ पे ये लूप होल नजर आ रहा होता है। हम आगे कीजिएगा, ये इसी की स्लाइड्स हैं, स्किप करते हैं, मैंने वैसे ही आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। अब आप आते हैं कि हमने अब सिस्टम में ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करनी है, तो सबसे पहले, आज मैं टेक्निकल बात नहीं करूंगा, देसी लैंग्वेज में बात करेंगे कि आप सबसे पहले तो अपना एक नेटवर्क बनाएंगे। अब वो नेटवर्क जो भी टेक्निकल आपके लोग होंगे वो एक चूज करेंगे कि इस ब्लॉकचेन मॉडल के ऊपर हमने काम करना है, वो अपना एक सिस्टम लाएंगे, डेवलपर बिठाएंगे। फिर उसमें एक नोड की टर्म यूज होती है। नोड क्या है कि जिस तरह आपके जो ये चीज़ मैंने वैसे आई वॉज इन एमफिल, यहाँ आमिर भी बैठा है, मेरा जूनियर है, तो हमारे एक प्रोफेसर आते थे, इस वक्त वो एक यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ AI हैं, तो उन्होंने उस वक्त स्टोरी सुनाई थी कि पुलिस और सुप्रीम कोर्ट, और पिछली आपकी कॉन्फ्रेंस में मैं आया था तो वहाँ यहाँ पे एक एडिशनल IG आई गेस आया, तो उन्होंने भी ये बात मेंशन की, पुलिस और सुप्रीम कोर्ट मिलकर कोई इस तरह का सिस्टम डिजाइन भी कर रहे थे। तो क्या है कि आपने वो जो रिकॉर्ड सिस्टम है ना वो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के पास रखवा दिया। फॉर एग्जांपल अभी तो सिर्फ है ना कि एक, या अभी लाइक सर से मैं पूछ भी रहा था कि आपका जो इनिशियल रिपोर्ट जब थाने के अंदर एंटर होती है तो उसका जो स्टोरेज है वो किधर है, तो या तो वो PITB के पास पड़ा है या आपके पास पड़ा है, या आपके किसी IG ऑफिस या DIG ऑफिस, इनमें किसी ऑफिस में वो पड़ा होगा। लेकिन क्या है कि जब आप इस ब्लॉकचेन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसका क्या होगा कि एक सर्वर आपका मिनिस्ट्री के पास भी पड़ा होगा, जिस तरह अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट भी आई है कि जी इन स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, आपकी मिनिस्ट्रीज के पास भी उसका रिकॉर्ड होगा, जुडिशरी के पास भी होगा, आपके जो हायर अथॉरिटीज हैं पुलिस की उनके पास भी होगा, और जो यूजर है, एप्लीकेंट है, जिस बंदे ने कंप्लेंट्स की हुई है उसकी मोबाइल के ऊपर भी उसका रिकॉर्ड शो हो रहा होगा। तो उससे फायदा ये होगा आपको कि आपको वो जो सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ तो उसके अंदर ये जो इतने ज्यादा आपके टैंपरिंग है वो खत्म हो जाएगी। कैसे? आपने पुलिस को चैलेंज खरीद लिया, सिस्टम में चेंजिंग हो गई, मिनिस्टर को कैसे खरीदेंगे? मिनिस्टर को खरीद लिया,
क्या अब आप जुडिशरी भी खरीद सकते हैं? तो कोई इतना हाई प्रोफाइल केस हो शायद पॉसिबल हो, लेकिन क्या है कि वो चांसेस कम है उस चीज़ के। तो ये इसका आपको फायदा होगा। तो ये नोड्स, इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे कि आपने मल्टीपल जगहों पे अपना वो डेटा स्टोर करवा दिया, तो कोई भी रिकॉर्ड आपका आया, हर चीज़, क्योंकि आप डिजिटलाइज तो ऑलरेडी कंप्यूटराइज सिस्टम है, लेकिन वो दिखाने के लिए एक है, उसको आप ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकते उस लेवल पे। तो ये चीज़ जब इम्प्लीमेंट होगी, फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको सिंपल वर्ड्स में कहें कि जो भी आपने ऑटोमेशन का काम करवाना है, अभी जिस तरह से आप अक्सर, आप कोई भी आपको 15 पे कॉल आई है तो आप फॉलो अप कॉल्स कर रहे होते हैं एप्लीकेंट को कि भाई आपकी कंप्लेन सुनी गई है, क्या आपके पास तफ्तीशी आया, फलाना बंदा आया, ये आगे प्रोसेस हुआ है, तो आप इन चीज़ों को अलर्ट जारी कर देंगे ऑटो, उसको आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स उसके आप बना लेंगे। जिस तरह पहले सिटीजन पोर्टल के ऊपर काम हो रहा होता था कि वो यूज़र उधर भी तो हो गया था ना कन्वीनियंट टू लर्न विद द एप्लीकेशन, तो यहाँ भी हो जाएगा। तो आपको वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आप उसमें ऑटो लिखवा लेंगे कि जो आपने प्रोसेस आपका ह्यूमन बेस्ड है 80% आप उसकी ऑटोमेशन में ले जाएंगे और उसके आपको वहाँ भी ये फायदा हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। अब एफआईआर में क्या है कि आपने पूरा, अगर हम वर्क फ्लो की बात करें तो आपने एक सिटीजन पोर्टल ऐप बना दी, वो ऑलरेडी वैसे प्रीवियस वाली यूज की जा सकती है, आपने न्यू बनानी है तो आपने न्यू बना दी। फिर आपने रेलेवेंट पुलिस स्टेशन नोट्स बना दिए, एक तो आपका वो जो लोकल थाना है जहाँ पे जाके वो एफआईआर दर्ज हुई है, पैरेलल आपने एसपी ऑफिस रखना है, आपने डीआईजी ऑफिस रखना है, आईजी ऑफिस रखना है, सेफ सिटी जिधर भी है वहाँ पे आपने, या आपने जुडिशरी के अंदर रखना है, आपने मिनिस्ट्रीज के अंदर रखना है, आपने वहाँ पे वो एक कंप्यूटर के ऊपर उसकी होस्टिंग कर दी, वो आपने उसका रेलेवेंट नोट बना दी। फिर आपने वेरिफिकेशन, इसमें उसके लिए ऑटो जो प्रोसेस है उसका आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना देना। अब रिसेंटली आई वाज शॉक्ड, एक बैंक का बायोमेट्रिक उन्होंने ऐप में डाल दिया। क्या है कि आप सिंपल मोबाइल का कैमरा ऑन करें, इधर मोबाइल सामने करें, वो ऑटो स्कैन करके उसी वक्त आपकी बायोमेट्रिक होगी। अब आपको फिजिकल जाकर थंब लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका ये कि आप ऑटो उसमें, क्योंकि उन्होंने बैक पे हो सकता है वो ब्लॉकचेन ही यूज कर रहे हैं, उन्होंने उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के ऑटो काम करती है, और बिहाइंड द सीन उन्होंने नादरा से लिंक कर दिया तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन घर में, रात के मैंने 11 बजे बायोमेट्रिक की है, ह्यूमनली वैसे हम डेली लाइफ में कहीं पॉसिबल नहीं। फिर आप ट्रैकिंग सिस्टम है, अपडेट्स है, तो आप हर चीज उसी के ऊपर ले रहे हो। मुझे अब केस मेरा हो गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन मुझे एक भी दफा थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर मुझे बुलाया जाता है, केस इस नोयत का है, तो शायद मुझे जाना पड़े। अब मेरी बाइक चोरी हुई है, गाड़ी चोरी हुई है, तो मुझे फिजिकल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं हर चीज, मैंने कंप्लेन भी अपनी वहां से लिखवाई, तफ्तीशी मेरे घर भी आया, इधर से ही सारा हैंडल हुआ है, तो मेरा सारा टाइम भी सेव हो गया, ना पेट्रोल लगाना पड़ा, ना टाइम निकालना पड़ा, हर चीज से मैं बच गया। और पब्लिक एक्सेस चीज इजी हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट, और हर बंदा आपसे पूछ के यार पुलिस तो बहुत अच्छी होगी। आगे चलिएगा। अब रोल बेस्ड मैनेजमेंट भी आप इसमें कर सकते हैं कि एफआईआर का जो डालने, जो एडिट करने का अपडेट, वो सिर्फ पुलिस ऑफिसर के पास एक्सेस होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि पब्लिक के पास ऐप चली गई है तो वो उसको एडिट करके सारा कुछ, हाँ वो अपनी कंप्लेन को चेंज करने की अगर आप उसको परमिशन देते हैं तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं, यार इसने पहले तो ये बात की थी, अब इसने ये कर दी है, तो आप खुद ही जज कर लेंगे कि कोई ना कोई बीच में दाल में काला है। फिर सीनियर ऑफिसर्स को आप इसकी एक्सेस दे सकते हैं, जुडिशरी को, सिटीजन को, मिनिस्ट्रीज को, जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, हर एक एक लिमिटेड कैपेसिटी में एक्सेस है। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्रीज हैं तो उनको आप ये एक्सेस नहीं देंगे, ऑल्दो दे आर सुपीरियर्स, कि वो बैठ के बीच में कोई भी केस को चेंज कर दें। अब जब आपने उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो अलाउ ही नहीं किया, तो चाह के भी वहां से नहीं कुछ कर सकते, चाहे वो जितना मर्जी पावरफुल हो जाए। जब तक वो आपके जो जिसको आपने एडिटिंग के राइट्स दिए हैं उस लेवल पर आके उस कंप्यूटर से कोई नहीं ना छेड़ेगा, या उस लॉगिन से कोई नहीं करेगा, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। आगे चलिएगा। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली इससे क्या होगा कि आप चीज और सिक्योर हो जाएगी। ब्लॉकचेन को जो है ना डिक्रिप्ट करना इजी नहीं है। नॉर्मल आप पासवर्ड तो हैक कर सकते हैं, ये उससे भी अगले लेवल की सिक्योरिटी है। आप इसमें क्रिप्टोग्राफी को यूज कर सकते हैं, तो उससे तो चीज और सिक्योर हो जाएगी। और लास्ट चीज है कि आपने जो आइडेंटिफिकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल मैं फाइल, एक केस फाइल मैंने करना है, मुझे कोई कंप्लेन लिखवानी है, तो आपने उधर नादरा को बीच में इंटीग्रेट कर दिया। तो जब नादरा की चीज सारी वहीं पे इंटीग्रेटेड है, तो मेरा फिजिकल आईडी कार्ड लेकर आने की जरूरत नहीं है, मुझे आके थाने पेश होकर अपने आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आप उसमें फेशियल रिकग्निशन डाल सकते हैं, थंब इम्प्रेशन डाल सकते हैं, उन दोनों से नादरा का सिस्टम इम्प्लीमेंटेड होगा, मेरी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी। आपके तमाम पुलिस ऑफिसर्स
जो इस केस के अंदर इन्वॉल्व हो रहे होंगे, चाहे वो आपका SI होता है, आपका SHO होता है, SP होता है, कोई भी होता है, तो उनकी आप डायरेक्ट वहीं से वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो चाहे पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे थ्रू दिस मोबाइल एप्लीकेशन। नेक्स्ट चलिएगा। और जब आप इसको सेटअप कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको लोकेशंस अपनी फाइनलाइज करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको इसके लिए जो है वो फेशियल और वेब पोर्टल भी आप बनाएंगे। वो वेब पोर्टल आप अपनी एक्सेस के लिए, इंटरनल के लिए होता है। नेक्स्ट आप इसमें है कि डेटा जो इंटीग्रेशन है, इसमें आप APIs को यूज़ करेंगे। आप इसमें मुझे 2-3 एप्लीकेशन जो पंजाब पुलिस की बन चुकी हैं, मुझे फिर रात को पता चली है कि एक आपका जो है वो PRMS बन चुका है, पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है। इसके अलावा जो आपका कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका सारे पोर्टल्स वगैरह जो बने हैं, तो वो आप सारे इसके साथ डायरेक्ट आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो पहले किसी भी जगह पे बने, या आपके पुराना कोई भी डेटाबेस बना हुआ है, आप सिर्फ उसका एक API इसके साथ सिस्टम से लिंक कर देंगे, आपको नया बनाने की जरूरत नहीं होगी। और वो सारी जगहों पे, जितनी जगहों पे रिकॉर्ड पड़ा है, सेम रिकॉर्ड ऑटो अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज। अब इसको इम्प्लीमेंट आपने करना, तो इसका ऑब्वियसली एक पायलट प्रोजेक्ट आप बनाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कहें कि हमने ये पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट करना। स्टार्ट विद अ सिंगल थाना, आपकी कम कॉस्ट आएगी। उसके बाद आप सेकंड लेवल पे आप उसको सिंगल थाना पे आप उसको गए, उस पर आपने उसको इम्प्लीमेंट किया, या पूरे लाहौर के ऊपर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके बाद आपने सेकंड लेवल पे जो है उसको टेस्टिंग के लिए जो है वो उस एरिया के अंदर आपने जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, और साथ साथ आप टेस्टिंग फेज में चलेंगे। जैसे अभी आपका चलान सिस्टम है, स्टिल आप उसको टेस्टिंग फेज में ही कहेंगे, बग्स आ रहे हैं, आप उसको इम्प्रूव कर रहे होते हैं। बट आज से महीना पहले जो एरर आते थे वो अब नहीं आते होंगे, क्योंकि वो कांस्टेंट कंप्लेंट्स आई हैं, आपने उसको क्या किया है, अपडेट कर दिया है। अब न्यू तरह के बग्स आए तो आए, नए एरर्स आए, बट वो पुराने अब नहीं आएंगे। तो इसी तरह ये डे बाय डे इम्प्रूव होता जाएगा। सेकंड लेवल पे आप जब जाएंगे तो आप इसको बड़े लेवल पे ले जाएंगे। लाइक आपने अगर एक सिंगल थाना से स्टार्ट किया है, तो आप इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाए हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद आप इसको प्रोविंस लेवल पे। अब यहाँ पे अगर हम कॉस्ट को डिस्कस करें, अगर आप एक लाहौर लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कम से कम जो है वो आप कह लें कि 6 से 7 लाख डॉलर आपका खर्चा है मिनिमम। और जब आप इसको प्रोविंस लेवल पे लेके जाते हैं, अराउंड 1.8 मिलियन डॉलर्स जो करंट कॉस्ट है, वो आपका मिनिमम खर्चा आएगा प्रोविंस लेवल पे। इससे नीचे आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। कहना आसान होता है, जब आप वो चीजें बाय करेंगे, लाइसेंस जो है वही आपको $1,00,000 से नीचे नहीं मिलना उसका। तो बाकी चीजें जब आप सिस्टम के इंटीग्रेशन करेंगे तो वो बहुत आपकी कॉस्टली भी पड़ता है। नेक्स्ट कीजिएगा। एंड देन आपने वो इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि आप अपने ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करेंगे। पब्लिक में आप अवेयरनेस आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। और लास्ट में है कि आपको अपनी एक सपोर्ट टीम भी रखनी पड़ेगी, कि जैसे एरर्स आ रही हैं, बैकएंड पे आपकी टीम बैठी हो, वो रेलेवेंट एरर्स को रिजॉल्व कर रही हो। आगे चलिएगा। और फिर आपको गवर्नमेंट, जब ये चीज सेट होगी, तो अब आपको गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस। अब हमारे यहाँ एक मसला पता ही क्या है कि ये चीज मतलब जिस तरह के बिटकॉइन बंद कर दो, फलाना कर दो, ठीक है, उसमें लूपहोल ज्यादा है, लेकिन मोस्टली हम जो चीजों पे पाबंदियां लगा रहे होते हैं ना, उसकी रेगुलेशंस की जाती हैं। अब बच्चों को मोबाइल फोन ना दो, एक सबसे बड़ी चीज थी कि सबसे बड़ा जो हर घर का रोना है, बजाय इसके कि आप मोबाइल फोन ना दो, कि बजाय उसको सही यूज सिखा दो ना। अब एक 5 साल के बच्चे को आपने जहाँ कार्टून पे लगाना है, आप उसको कोई ऐसी चीज सिखाएं जिसमें वो एथिक्स सीख रहा है, वो अपने डेली लाइफ के काम सीख रहा है उसके अंदर, तो आप वो भी तो उसको दिखा सकते हैं। बजाय इसके कि आप उसको सारा दिन नोबिता सुनाएं कि जैसे वो हर वक्त आपको कहे कि अम्मा सोने दो। आप उसको अल्टरनेटिव लेके जा सकते हैं। आप मैट्रिक के बच्चों को आप सोशल मीडिया का राइट यूज सिखाएं, तो वो उससे अर्न भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उन्होंने सारा दिन बैठ के चैटिंग ही करना, क्योंकि हमारे जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो खुद अपग्रेडेड नहीं होती, तो वो नीचे वो चीज़ नहीं। अब यहाँ पे मैं गवर्नमेंट की तरफ नहीं, मैं फैमिली सिस्टम में भी हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, मतलब पेरेंट्स हैं, तो उनको अपडेटेड होंगे तो वो नीचे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये उसमें आप उन सारों के साथ आपको जिस तरह मिनिस्ट्री ऑफ IT इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, आपका नादरा, PTA एंड आपका जो है वो लॉ अथॉरिटीज़ जो लॉ मिनिस्ट्रीज हैं, ये सारी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी। आगे कीजिएगा, बस क्लोजिंग की तरफ हम जा रहे हैं। एंड देन आप इसकी मॉनिटरिंग और ऑडिट रेगुलर करते रहेंगे, उससे ये होगा ऑडिट इसमें इजी हो जाएगा। आपने कहीं पे भी किसी भी केस 20 साल पुराना भी उठाएंगे, एक एक स्टेप आपको मिलेगा। क्योंकि सबसे इसकी अच्छी खासियत पता है क्या है? अब वो याद है आपको मैट्रिक में अगर आपको रिमूवर की परमिशन नहीं होती थी, ऊपर लाइन लगा दो,
वो अलाउ था, नंबर नहीं कटते थे। इंक रिमूवर यूज किया तो मार्क्स कट रहे हैं। इसकी वो खासियत है कि आपकी पिछली चीज डिलीट नहीं होगी, वो उस पर लाइन लगा के आपको कहेगा आगे लिख दो, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहेगी चीज। तो इस बेस पर कोई भी टेम्परिंग मैनिपुलेशन करना आसान नहीं है। तो मुझे स्टिल याद है, अभी एक दोस्त है, मैं डिस्कस कर रहा था, दुबई चला गया सेफ सिटी छोड़ के, तो उससे एक दफ़ा बात करो, रात के 3 बजे कहता है कि एक सीनियर अथॉरिटी थी, हमने चलान कर दिया। 2 साल पुरानी बात है, बाद में वो भगदड़ मच गई, लेकिन बाद में उनको कहा सर वो सिस्टम में ये चीज़ें एंट्री हो चुकी है, अब हम चेंज करेंगे तो वो हमारे लिए भी मसला है, आप कहते हैं तो आपकी जगह हम कर देते हैं। तो इस तरह उन्होंने अगले बंदे को ठंडा दिया। तो जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बहुत सारे लूपहोल्स आपके खत्म होने शुरू हो जाएंगे। क्यों? अगले को भी पता है यार वो रिकॉर्ड से तो जाना नहीं है, ये कल को ऐसे ही फिर मेरे पे नाअहली का केस आ जाएगा कि यार तुमने ये 2 नंबर काम करवाया होगा। जब भी आपने किसी को पकड़ना होता है, आपने 20 साल पुराना उसका एक लूपहोल निकाल के ले आते, आपने ये गलती की थी, अब भुगते। ट्रंप भी तो भुगत रहा है, रिसेंट उसके जो केसेस हैं वो 20-25 साल पुराने हैं ना, जो उसका भी हैरेसमेंट का केस था, लेकिन क्योंकि रिकॉर्ड का हिस्सा वो भाग नहीं सकता। तो आपको इसका सबसे बड़ा अचीव होगा टेक्नोलॉजी का, जब आप इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। नेक्स्ट कीजिएगा। ये बेनिफिट्स ऑलरेडी लास्ट स्लाइड है, तो मैं इनको मेंशन कर चुका हूँ कि आपकी ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो जाएगी, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, आपका जो लोकल बंदा है वो कहेगा कि पुलिस एक तो काम भी अच्छा कर रही है और मेरा टाइम भी सेव कर रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है इस वक्त पाकिस्तान का इशू ही सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी है। अब अक्सर हम फ्रूट वाले को भी जाके कहते हैं कि यार तुमसे मैंने पैसों की तो बहस ही नहीं की, तो कम से कम फ्रूट ही पूरा अच्छा दे दो। वो भी गला सड़ा दे रहे होते, तो वो अगला बंदा भी ट्रांसपेरेंट नहीं हो गया आपके साथ चल रहा होता। तो इधर से क्या है, आपके सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी एंटर होगी। देन क्या है, रिकॉर्ड टैंपरिंग खत्म होना शुरू हो जाएगी। कोई भी आप कहेंगे सर आप भी तो लॉगिन रखते हैं ना, अगर आप चाहते हैं मैं इस FAR में ये चेंजिंग कर दूं, मैं लॉग आउट करता हूँ, आप अपने से कर दें, आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? तो ये कॉमन स्टेटमेंट्स आपके डिपार्टमेंट्स में स्टार्ट हो जाएगी। उससे क्या होगा कि हर दूसरा बंदा छोटी मोटे काम नहीं करवाएगा फिर आपसे, वो फिर कोई बड़ा मगरमच्छों वाला काम होगा तो वहाँ पे बहुत हायर अथॉरिटीज इन्वॉल्व होकर करेंगी। आप कह लेंगे जो 50% से बिलो वाले काम है ना वो रुक जाएंगे। फिर लास्ट चीज क्या है कि अकाउंटेबिलिटी ईजी है। ये अभी मैंने मेंशन किया कि आप कहेंगे सर मैं पकड़ा जाऊंगा, तो आपने तो, आप बड़े अफसर हैं, आपको कुछ नहीं होना, मुझे उन्होंने नौकरी से निकाल देना, बली का बकरा बंदा है छोटा ऑफिसर, तो मैं ये माजरत मैं ये नहीं कर सकता। आप चाहे मेरी शिफ्ट रात वाली कर दें, मुझे वो मंजूर है, लेकिन ये आप अपने लॉगिन से करते हैं, या वो फलाना बंदा बड़ा आपका चाहिए है उससे करा। तो ये चीज़ें जब डिपार्टमेंट की रेगुलर डिबेट का पार्ट बनेगी तो क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी से हर बंदा डरेगा। अब आपने कैमरे लगाए हैं ना, रिड्यूस हुआ है ना काम, बहुत सारे लोग हेलमेट पहनना शुरू हो गए, चाहे उन्होंने लटकाया होता है, लेकिन जहाँ से उनको पता है कि अच्छा यहाँ से गुजरता हूँ कैमरा, वो एक दफ़ा बाइक रोक के वहाँ से पहन के जरूर गुजरते हैं, आगे जाके चाहे वो फिर उतार दो। तो चेंज आया है इससे। आपको लगता है कि ये छोटा सा काम था, बट बहुत चेंज आया। और लास्ट क्या है कि एफिशिएंट कोलैबोरेशन भी आपके डिपार्टमेंट्स मिलके चलना शुरू हो जाएंगे, और उसमें कोई ये नहीं बात डालेगा कि जज साहब ने बुलाया था तो वो जी रिकॉर्ड जल गया, या वो गाड़ी रास्ते में आ गई तो पंचर हो गई है, ये काम सारा खत्म हो गया। रिसेंटली हमारा पाकिस्तान में तो कॉमन है कि बिल्डिंग जल गई है, सारा रिकॉर्ड तबाह। तो इधर आपको एक तो कोलैबोरेशन भी स्टार्ट, लॉस भी बच गया और सारा कुछ। आई गेस टेक्निकल बात कोई नहीं की है तो सवाल भी कोई नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। Thank you for the interesting talk. ये यूज केसेस हैं जिनको समझने के लिए आज की हमने ये मीटिंग बुलाई थी, और इसमें बहुत सारे लोग आके इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के हमें यूज केसेस भी समझा रहे हैं। तो आवर नेक्स्ट स्पीकर मोहम्मद हारून नाज इज प्रेजेंटली वर्किंग एज डिप्टी चीफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इन पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी। He graduated from Comstats University in Electrical Engineering. He was successfully completed course programs in blockchain, artificial intelligence, and he has worked with DeFi1 on multi-chain supported everyday digital assets solution. So Mr. Harun will speak on the topic of blockchain applications in emergency response. ब्लॉकचेन वैसे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इसकी एप्लीकेशंस होती कैसे हैं या किस जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशली हमारे केस में कि अगर हम एमरजेंसी रिस्पॉन्स को डील कर रहे हैं तो हमारा
करंट सोल्यूशन क्या चल रहा है उसमें कैसे हम ऐड कर सकते हैं चीज़ें। ये बेसिक एप्लीकेशन है जो कि नॉर्मल यानी कि सिर्फ आइडिया देने के लिए, बाकी फिर एक यूज़ केस है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो बेसिक है। फर्स्ट एप्लीकेशन है रियल टाइम रिसोर्स ट्रैकिंग की, कि डिफरेंट डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट फील्ड में चल रहे होते हैं। जब आपको आइडिया होगा किस डिपार्टमेंट के फील्ड रिसोर्स कहाँ पे चल रहे हैं तो आप बेटर प्लान कर सकते हैं उन्हें एलोकेशन का और इस तरह की चीज़ों का। बाकी अगला जो है डिज़ास्टर रिलीफ कोऑर्डिनेशन, इसमें ये जब डिज़ास्टर होता है नॉर्मली सारी ऑर्गेनाइजेशन उस इलाके में पहुंच जाती है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने तौर पे उसी तरह का इक्विपमेंट लेके पहुंच जाती है, उसकी ज़रूरत हो या ना हो वहाँ पे। जब आपका कोई सेंट्रल ब्लॉकचेन के अंदर किसी एक जगह पे सारी चीज़ें अपडेट हो रही होंगी तो आपको आइडिया हो सकता है कि कितने रिसोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है और हम क्या कर सकते हैं कि बाकी जो है उनको डिफरेंट जगहों पे हम एलोकेट कर सकते हैं। तीसरा एक इंटरेस्टिंग यूज़ केस है क्रीडेंशियल वेरिफिकेशन का। नॉर्मली जब लोग जाते हैं ड्यूटीज़ के लिए या किसी भी जगह पे तो एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे को जानते हैं, लेकिन जहाँ पे मल्टीपल डिपार्टमेंट के लोग आ गए हैं कि कोई आ गया 1122 से आ गया, कोई पुलिस से आ गया, इसमें उनकी आपस में आइडेंटिटी क्या है चेक करने की एक दूसरे को। कार्ड जो कि फेक बन सकता है या कॉपी होती है, उसमें ये कि आप वेरीफाई करना चाहेंगे ये यूज़र एक्चुअली ही यूज़र है या नहीं। उसमें ये कि उसके वॉलेट से आप कर सकते हैं कि उसमें QR कोड अपना लिखा है, आप उसे स्कैन करें, आपको उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाए और इस तरह वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि वो एक्चुअल रिसोर्स है भी या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड। जो यूज़ केस है वो है हमारे पास कलर लोकेशन का। जब हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमें चाहिए वो है कलर लोकेशन की। अब उसमें हम कुछ लेवल पे तो कलर लोकेशन ले रहे हैं, यहाँ पे जो है ये थोड़े बेनिफिट है कि बेनिफिट क्या है कि कलर लोकेशन होगी तो आप क्विक रिस्पॉन्स कर सकेंगे, उसको नियरेस्ट रिसोर्स एलोकेट कर सकेंगे। बाकी अगर कोई और सर्विसेज में है जैसे पुलिस आ गई है उसके बाद कोई और सर्विस आ रही है उसे रिप्लाई करने के लिए तो उस केस में उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे। और बाकी अगर आपके पास सारा डाटा होगा तो उसकी बेस पे आप फ्यूचर के लिए प्लान कर सकेंगे कि इस एरिया में या इस जगह पे इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो इसको हमें सॉल्व करना। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारा करंट सिस्टम है जो कि अभी चल रहा है। इसमें बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कॉलर कॉल करता है तो उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ हमारे पास आती है किस डिस्ट्रिक्ट से है। वो सेलुलर कंपनीज हमें डिफरेंट नंबर पे वो कॉल सेंड कर देंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये किस डिस्ट्रिक्ट से कॉल आ रही है। बेसिक आइडेंटिफिकेशन हमारे पास ये है सिर्फ। उसके बाद ये कि उससे जब बात होती है तो वो अपना एड्रेस समझा पाता है या नहीं समझा पाता है। कुछ केसेस में होता है कि उनको अपने एड्रेस का इनके वो समझा होता है कि जो मुझसे बात कर रहा है वो शायद इधर से कहीं से कर रहा है, वो सिर्फ अपने इलाके का बताएगा, वो इस परस्पेक्टिव में नहीं बात कर रहा होगा कि मैं जिस बंदे से समझा रहा हूँ वो शायद उस सिटी का भी नहीं है। तो उस केस में थोड़ा एड्रेस लेने में प्रॉब्लम आता है। उसके लिए फिर हमने कुछ सोल्यूशन अभी इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। उसमें एक सोल्यूशन ये है कि हम उसे SMS भेज देते हैं जिससे वो जिस व्यक्ति का URL होता है, अगर वो उस URL को क्लिक करके अपनी लोकेशन अपडेट कर देता तो हमारे पास उसकी लोकेशन आ जाती है। दूसरा केस पुलिस की ऐप है और उसमें हम रिकमेंड करते हैं कि जो एजुकेटेड लोग हैं या जिनके पास मोबाइल है वो इस एप्लीकेशन को ज़रूर अपने पास करें। इस केस में ये बटन आ रहा है क्योंकि आपका फ़ोन नंबर नेम वगैरह ऑलरेडी उसमें फीड है। तो जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे अब आपके पास बैलेंस है या नहीं है, ठीक है। अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो उस केस में बैकएंड में हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। उसमें ये कि हमारे पास खुद कॉल कर लेगा, अगर आप कॉल कर लेंगे तो आपकी जो लोकेशन है ऑलरेडी उनके पास होगी नोटिफिकेशन। उस केस में थोड़ा इजी हो जाता है।
बाकी ये थोड़ा सा दिखाने के लिए कि जो हम बात कर रहे हैं वैसे नहीं है, उसमें ये कि हमारे पास जो फील्ड में हार्डवेयर जैसे इंफॉर्मेशन भी आ रही है, तो दूसरा ये कि जब इंजेक्ट कर रहा होता है तो उसके बाद लोकेशन वो आ रहा होता है, उसमें हर गाड़ी पे जिनके देखते हैं कि वो किस थाने की है या जो भी केस है उसमें असाइन कर सकते हैं। अब इसमें ब्लॉकचेन कैसे आ सकती है या कैसे यूज होगी? अभी जो हमारी वर्किंग चल रही है वो ये है कि टेलकोज हमें कम से कम बीटीएस लेवल तक इंफॉर्मेशन दें, उसमें भी बीटीएस की इंफॉर्मेशन आएगी लेकिन बाकी इंफॉर्मेशन शेयर करना मुश्किल है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक तो ये कि उस केस में अगर हम हर कॉल का लें, क्योंकि हमारे पास जो कॉल्स आ रही है उसमें से 80-90% जो होती हैं वो केस रिलेटेड होती नहीं है, कि या तो वो कुछ होक्स कॉल होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन की कॉल, कुछ किसी अदर सर्विस की होती हैं, उसमें हमें लोकेशन इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर हम उस केस की तरफ जाते हैं उसमें ये कि टेलकोज पे लोड पड़ेगा, जितनी कॉल्स आ रही हैं वो हर एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इस केस में ये कि हम जो है ये सब इशू है, इशू में यही है कि कॉलर अपना एड्रेस नहीं बता सकता प्रॉपरली, मल्टीपल एरियाज उनके सेम तरह के नेम होते हैं, उससे कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर। अगला प्रॉब्लम है कि वो अपने सिटी से बाहर है कहीं पे, उसे पता ही नहीं है कि एड्रेस वगैरह का या प्रॉपर खाने का। तीसरा ये कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं उनका एड्रेस ही नहीं होता, जैसे कोई रोड पे जा रहा है और किसी ऐसे एरिया में कि जैसे यानी कि वो खाली है तो उसका कुछ एक्चुअली एड्रेस नहीं है कि वो कहाँ पे है, उस केसेस में हमें ये कॉलर लोकेशन की जरूरत होती है। अब जब हम कॉलर लोकेशन लेंगे ब्लॉकचेन से कैसे लेंगे, उस केस में हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिक्वेस्ट भेजेंगे टेलकोज को। अब जो टेलकोज है, अब हमें नहीं पता कि वो जो एक्चुअल कॉलर है वो कहाँ से है, क्योंकि हो सकता है वो पोर्टेड नंबर हो, कुछ भी हो। अगर हम इस पे रिलाई करके कि एक टेलको को भेजते हैं वो हमें यानी कि इन्फॉर्मेशन उसकी प्रोवाइड कर सकता है या नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन के केस में अच्छी चीज़ ये कि कुछ चीज़ें जो हैं जो कि आमतौर पे आपको एप्लीकेशन में करनी पड़ती हैं, वो ब्लॉकचेन ऑलरेडी होता है। उसमें ये होता है कि जितने भी ऑडिटिंग रिलेटेड चीज़ें हैं कि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन है वो रिमूव नहीं होगी, उसका अपडेट होगा, ठीक है। और दूसरा उसमें ये है कि जब तक दूसरी कंपनी को कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं करेगा। ब्लॉकचेन की एक अच्छी खूबी है कि इसमें कोई भी चीज़ फ्री नहीं है कि आप समझेंगे आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है, आप डाटा सेव कर रहे हैं, सब कुछ फ्री है। हर चीज़ के ऊपर आपका कोई ना कोई जो भी उन्होंने कॉइन या एसेट लगाया हुआ है वो यूज होता है। इस केस में ये कि गवर्नमेंट प्राइवेट ब्लॉकचेन लगा के उसमें अपने एसेट जनरेट करेगी, वो ट्रांसफर करेगी सेफ सिटी को। सेफ सिटी यूजेज बेस के ऊपर वो कॉइन दे रहा होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हर टेलको को जिससे वो सर्विस ली है उसने। और उसमें भी SLA को इम्प्रूव करने के लिए उसमें हम रख सकते हैं कि वो विद इन इतने सेकंड हमें रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता तो हमारे लिए यूजलेस है वो, तो उस केस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसफर ही नहीं करेगा। अब उस केस में टेलको का इंटरेस्ट ये होगा कि उसने अब, क्योंकि उससे कॉइन तब ही मिलने हैं जब प्रॉपर वो SLA के मुताबिक काम होगा, वरना जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटर्न कर देगा। तो वो अपने सिस्टम पे इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा ये कि अगर हम उन्हें वैसे कहें कि वो हमें इंफॉर्मेशन ये दें, वो दे तो सकते हैं, लेकिन हर सिस्टम को चलाने की कॉस्ट है वो कौन बियर करेगा, ठीक है। इस केस में जब आप उनको हर ट्रांजैक्शन पे जो ब्लॉकचेन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उसमें से डिटेक्शन हो रही होती है कॉइन्स की, उनके पास कॉइन चले गए। अब आप कुछ मंथ के बाद देख सकते हैं किसने कितनी सर्विस दी, उसकी बेस के ऊपर गवर्नमेंट उनको कोई ना कोई इंसेंटिव दे सकती है। उसमें एक चीज जो
जो आता है प्राइवेसी का कंसर्न, कि हम किसी को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। करने को तो किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास ये है आपका प्रॉपर एक मैकेनिज्म बन गया टेलकोस के साथ कि हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उसकी अपडेटेड लोकेशन हमें दे सकते हैं, तो ये मिसयूज भी हो सकती है। इसको ब्लॉकचेन कैसे कवर करती है? उसमें पहली चीज तो ये कि जो कॉलर हमें कॉल कर रहा है, एक तरह से वो हमें हेल्प के लिए कॉल कर रहा है, उसका एक कंसेंट है कि हम उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी से भी, तो उसमें जो रेगुलेटरी इशूज हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। दूसरा चीज़ है कि जो इंफॉर्मेशन हम उसकी ले रहे हैं वो हम कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं कि इतनी देर तक वो हमें इंफॉर्मेशन देगा, उसके बाद वो ख़त्म कर देगा टेलको। तीसरी चीज़ जो ये है कि हम मिस यूज़ कर सकते हैं कि अगर सेफ सिटी के पास एक ऐसा मैकेनिज्म है कि हम हम इधर से किसी का नंबर भेज दें, टेलको हमें रिटर्न करें, उस केस में टेलको के पास कॉल तो टेलको के पास से आ रही है, क्योंकि जिसका इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं वो उसका सब्सक्राइबर है, वो अपने तौर पे चेक करा सकते हैं कि अच्छा इस बंदे ने कॉल 1 पे की भी हुई है या नहीं। अगर कॉल नहीं की और फिर भी हम डाटा लेने की कोशिश कर रहे हैं, उस केस में वो रिजेक्ट कर सकते हैं। इस तरह कंट्रोल हो रहा है कि उसका मिस यूज रोक सकते हैं। दूसरा एक प्रॉब्लम आता है कि सब्सक्राइबर डाटा, अभी ये जितना भी सब्सक्राइबर डाटा है वो डिफरेंट कंपनी से लेते हैं, कुछ अर्से में लेते हैं, उसके बाद उसे चलाते हैं, थोड़ी देर में वो फिर कुछ अर्से बाद वो आउटडेटेड हो जाता है। जब वो ब्लॉकचेन में होगा तो जिनके भी सब्सक्राइबर उनका डाटा वहाँ पे अपडेट हो रहा है, आप एक ही डाटाबेस से ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन, तो आपके पास अपडेटेड ही रहेगी। बेसिक इसका कंसेप्ट ये है। और दूसरा एक प्रॉब्लम आता है कि एक कॉलर कॉल करता है। अब नॉर्मली हर मोबाइल में 2 सिमें तो होती हैं, फर्स्ट टाइम उसने एक से कॉल कर दी, अगली दफ़ा उसने दूसरे से कॉल कर दी। उस केस में चैलेंज ये आता है कि दोनों सिस्टम को नहीं पता कि ये सेम यूज़र है, क्योंकि आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं नंबर की बेस पे। इस डाटा से हम देख सकते हैं कि उसी बंदे के 2 सिम्स हैं, क्योंकि उसमें उसकी इंफॉर्मेशन लिंक हुई होगी, तो उससे आप दोनों केसेस की जगह एक ही केस बना सकते हैं कि वो, यानी उसे आइडिया हो जाएगा कि ये वही, जबकि उसका नंबर चेंज है लेकिन यूज़र वही है। नेक्स्ट, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पुलिस रिस्पॉन्स कर रही है, उसके अलावा और ऑर्गेनाइजेशन भी रिस्पॉन्स कर रही है फील्ड में, जैसे कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ प्रॉपर जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को तो फंडिंग हो रही है गवर्नमेंट से, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है डोनेशंस पे, तो उस केस में उनके लिए क्या बेनिफिट है कि अगर आपके पास एक ही जगह पे सारा डाटा है, आप उनकी जो सर्विस यूज़ कर रहे हैं, जब आप उनकी सर्विस यूज़ करेंगे तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उनको ट्रांसफ़र करेगा आपके जो भी आपने उसकी अमाउंट या कोई भी चीज़ रखी है। उस केस में ये कर सकते हैं कि जब आप किसी थर्ड पार्टी की सर्विस ले रहे हैं तो उसका पे भी कर रहे हैं, और वो पे एक्चुअली रुपीज़ में नहीं हो रहा क्योंकि कोइन आपका अपना है, लेकिन एक उसी एक्नॉलेजमेंट जा रही है कि उसकी बेस पे आप अपनी अगर प्रॉफिट शेयरिंग है या फंडिंग शेयरिंग है, इसका मॉडल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं अच्छा प्राइवेट सेक्टर में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो, क्योंकि गवर्नमेंट नॉर्मली चाह रही होती है कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि उसे मैनेज करने के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्योंकि मेंटेनेंस हर चीज़, अगर कुछ लोड प्राइवेट सेक्टर उसका उठा लेगा तो उस केस में ये कि उनके लिए ईजी हो जाएगा कि वो कोलैबोरेशन के जरिए उसे ईजी कर सकते हैं। अब एक चीज़ आती है कि दोनों चीज़ें जो डाटा बेस में बन सकती हैं और ब्लॉकचेन में बन सकती हैं, तो फिर हमें यानी कि ब्लॉकचेन पे करने की जरूरत है। डाटाबेस के केस में ये है कि अगर सेफ सिटी आज कोई प्रोडक्ट बनाता है उसे ऑनलाइन कर देता है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट उसे यूज़ करना शुरू कर देते हैं, टाइम के साथ साथ उसका डाटा भी बढ़ेगा, हर चीज़ होगी, ठीक है, और डाटा स्टोर करने की, उसे प्रोवाइड करने की भी कॉस्ट है, ठीक है।
वो एक ऑर्गेनाइजेशन ही बियर कर रही होगी। कल को हो सकता है कि सेफ सिटी का वो प्रोजेक्ट ना रहे, उसे यानी कि कोई और उसकी जगह पे ले आए, तो जो ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज़ कर रही है अब वो अपने नोड लगा के उसे चला सकती है। सेफ सिटी निकल भी जाएगी इसमें से तो वो एप्लीकेशन चलती ही रहेगी, क्योंकि उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मेन एक नोड पे डिपेंडेंट है जैसे नॉर्मली डेटाबेस की एप्लीकेशंस होती हैं। थैंक यू। Thank you for the interesting use cases. Our next speaker, Mr. Ahmed Basit, he is the CEO of P2P Clouds and CTO of PBI and ENS Technology. He is a visionary force in AI, blockchain, and cloud technologies. He has worked in gaming industry, healthcare, telecom, and more. So I invite Mr. Ahmed Basit to speak on the topic of blockchain application development and security. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنी علما। इब्तिदा करते हम रब काबा के नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आपकी जान है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी आल पर। अच्छा, बेसिकली मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रो करवा देता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। मैं एज अ वर्क कर रहा हूँ P2P क्लाउड एज अ CEO, एज अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट एंड एएनसी टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा अल्फा टीम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में उजी ग्रुप्स के साथ हम मल्टीपल चीज़ें लेकर चल रहे हैं। 30,000 प्लस स्टूडेंट इस टाइम ट्रेन कर चुका हूँ ब्लॉकचेन के अंदर और क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। इस टाइम जो बेसिकली हम लोग 50 हमारी SaaS प्रोडक्ट्स चल रही हैं नेशनल और इंटरनेशनल। अब हम बात करते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। सब लोगों ने बात की कि ब्लॉकचेन बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स आए, उन्होंने डिस्कस किया कि ब्लॉकचेन क्या होती है, कैसे वर्क करती है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन बनती कैसे। हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लॉकचेन की डेवलपमेंट कैसे इन्वॉल्व होती है। नंबर 1, जो साइबर केसेस को पाकिस्तान के अंदर स्टडी करते हैं, टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA, डाटा ब्रीच हुआ। अगर यहाँ पे ब्लॉकचेन होती तो शायद डाटा ब्रीच ना होता। 1.15 मिलियन यूजर्स का डाटा ब्रीच हुआ। उसके बाद आपका नादरा का डाटा 2.7 मिलियन पाकिस्तानी जो था वो यूजर्स का ब्रीच हुआ। उसके बाद लास्ट 4 मई 2024 इस्लामाबाद सेफ सिटी अथॉरिटी, उसके ऊपर भी एक हैकिंग अटैक जो था वो अटेम्प्ट हुआ, और उसके बाद उन्होंने सारे सर्वर्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग डाउन किए। ये मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो, ठीक है। हेल्थ केयर, बैंकिंग सेक्टर, FBR एंड अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा ये एक इशू हम लोग फेस कर रहे हैं इस टाइम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Everything is data. मार्क एंडरसन कहता है कि सॉफ्टवेयर इटिंग द वर्ल्ड एंड डाटा इज फ्यूल। उस डाटा को हमने सिक्योर करना है। उस डाटा को हम सिक्योर किस तरह से कर सकते हैं? एवरीथिंग इज गेम ऑफ डाटा। यहाँ पर AI के भी लोग बैठे हैं, दुकान भी बैठे हुए हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे ही जानते हैं कि जितना हमारा मॉडल ट्रेन होता है ईच एंड एवरीथिंग डाटा के ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद इसका सोल्यूशन, अगर आप IoT की बात करें, मैं एक वर्ड बोलता हूँ तो आई से मुराद है IoT, B से मुराद है ब्लॉकचेन, A से मुराद है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, C से मुराद है आपकी साइबर सिक्योरिटी। ये चार चीजें मिलके प्रॉपर्ली इमर्जिंग टेक को कवर करेगी। अब ब्लॉकचेन इसका एक बेहतर सॉल्यूशन है। ब्लॉकचेन कैसे सॉल्यूशन है, अभी हम जरा इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग डिसाइड कर देते हैं ये मेरे हाथ में बॉटल है, और इसके ऊपर हम एक कंसेंसस या इत्तेफाक राय सेट कर लेते हैं। आज के बाद हम इसको क्या कहेंगे? ग्लास कहेंगे। अब हर बंदा एक नोड बन गया, मैं जिससे चाहूं अपने डाटा को रिट्रीव कर सकता हूं। मैं ये क्या चीज दैट्स बात है, लेकिन बाहर से आने वाला हमारी उस नोड का पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। बाहर से मैं अगर किसी भी बंदे से डिस्कस करता हूं ये क्या आपको कहेगा बॉटल है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है कि 24/7 में किसी भी जगह से, ये अगर हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं रहती तो कोई मसला नहीं, मैं इनसे किसी से भी उस डाटा को प्रॉपर्ली फेच कर सकता हूं। अच्छा, ये ब्लॉकचेन नोड समझ आ गई सबको? आई थिंक सो। ये कंसेंसस टोटली क्रिप्टोग्राफी के अंदर पैक होता है, चाहे वो प्राइवेट ब्लॉकचेन हो चाहे वो पब्लिक ब्लॉकचेन हो। आगे हम डिस्कस करते हैं। 3 तरह की वेब चल रही है इस टाइम, वेब 1, वेब 2, वेब 3। वेब 1 क्या था? 90s के टाइम के अंदर बेसिकली स्टैटिक पेजेस होते थे,
उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम 2000 में ये बड़े बड़े टेक जायंट्स आए, उन्होंने वेब 2 लॉन्च की, जिसके अंदर रीड के साथ आप लोग प्रॉपर्ली एक राइट रिक्वेस्ट को भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे। राइट्स एंड नॉट, या पिक्चर लेते हैं, अपलोड करते हैं, दिस वन इज अ राइट रिक्वेस्ट। इन लोगों ने आपके डाटा को इस्तेमाल किया, उनको इस्तेमाल करते हुए उन लोगों ने आपके डाटा को इस्तेमाल किया और उनको इस्तेमाल करते हुए आपको अपना प्रोडक्ट या अपनी चीजें क्या करना शुरू की, एडवर्टाइज करना शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद इसका सोल्यूशन नेक्स्ट फेज के अंदर है वेब 3 के अंदर। वेब 3 क्या है कि आपकी ओनरशिप को प्रॉपर्ली वो वेरीफाई करती है विद सेंट्रल किसी वॉलेट के थ्रू, या किसी आप सेल्फ वॉलेट भी बना सकते हैं, आप थर्ड पार्टी वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम एक हेल्थ केयर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, तो कहां पर सेव हुआ आपके सर्वर में और नोड में, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट प्लीज जी। डिफरेंट कंट्रीज यूज द ब्लॉकचेन टेक इन द गवर्नमेंट सेक्टर। इंडिया, फिरोजाबाद, यूपी एंड डिफरेंट पुलिस स्टेशन एफआईआर डिप्लॉय ब्लॉकचेन, ये पॉलीगन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी जो यूएई गवर्नमेंट है वो कंडक्ट कर रही है तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स ऑन ब्लॉकचेन। उसके बाद स्वीडन गवर्नमेंट के जितना लैंड रजिस्ट्री सिस्टम है टोटल किसके ऊपर है इस टाइम, ब्लॉकचेन के ऊपर है। उसके बाद चाइना, सिंगापुर, साउथ कोरिया एंड मेनी अदर कंट्री यूज द ब्लॉकचेन इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। वेयर इज आई आगे, ठीक है। अच्छा जी, ऐप वर्सेस डैप। ऐप अभी तक जिसके अंदर सेंट्रल पार्टी सेंट्रल सर्वर बड़ा हुआ है, दिस कॉल्ड एज अ ऐप। अगर उसके ऊपर नोड या ब्लॉकचेन का इस्तेमाल कर दिया जाए तो उसको हम कहेंगे डैप, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अंदर हम दो तरह के ब्लॉकचेन को देखते हैं, प्राइवेट वर्सेस पब्लिक। प्राइवेट ब्लॉकचेन में हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हाइपरलेजर फैब्रिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें बिनार ब्लॉकचेन को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ एथेरियम एक पब्लिक ब्लॉकचेन है जिसके अंदर कोई भी आके अपने ट्रांजैक्शन कर सकता है, लेकिन हमारे यूज केस के अंदर क्या होगा कि हाइपरलेजर फैब्रिक्स हम इस्तेमाल करेंगे या कोडा इस्तेमाल करेंगे अगर हम अपनी कोई ऐप को डेवलप करते हैं। आगे अच्छा, गोल एंड हाइपरलेजर के अंदर यूज होती है और एथेरियम सॉलिडिटी का इस्तेमाल करते हुए अपने कोड को लिखते हैं, जो प्रोग्रामर कोड लिखते हैं ना उसको यहां पर स्मार्ट कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। पब्लिक ब्लॉकचेन अलाउ एनीवन एक्सेस बट पैक्ड इन क्रिप्टोग्राफी। प्राइवेट ब्लॉकचेन अवेलेबल टू स्टैटिक अथॉरिटी बट पैक्ड इन क्रिप्टोग्राफी। जैसे मैंने अभी बात की मैम से कि ये क्या है, ग्लास, ठीक है। प्राइवेट ब्लॉकचेन अवेलेबल क्या है, स्टैटिक क्या है, यूजर पैक्ड इन क्रिप्टोग्राफी। लेकिन हमारे साथ अभी कुछ न्यू लोग भी पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं, तो सर ये क्या है, ग्लास, वो हमारे सिस्टम का पार्ट बन चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, फर्दर जी वी आर यूजिंग ब्लॉकचेन डैप इन द फाइनेंस सेक्टर। इट्स डिफाइन, अगर हम इसको फाइनेंस सेक्टर में ले जाएं तो इस एप्लीकेशन का नाम होगा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, ठीक है। अच्छा, अभी यहां पर हम बात कर रहे थे डाउ। डाउ भी डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सर ने बात की कि एफआईआर होती है और इसके अलावा मल्टीपल चीजें होती हैं। असल में मेरा ना गला खराब है काफी, तो इसलिए तो बेसिकली क्या है कि हम ह्यूमन इंटरेक्शन बाय वन बाय वन सिस्टम के ऊपर दे देते हैं, ऑटोमेशन के ऊपर दे देते हैं। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑटोमेशन ब्लॉकचेन बेस्ड ऑन ह्यूमन रूल्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है। क्रिप्टोकरेंसी दो पार्ट्स हैं, कॉइन और टोकन, जिसकी अपनी ब्लॉकचेन है वो क्या हमारे पास कॉइन, और जिसकी दूसरी ब्लॉकचेन इस्तेमाल कर रहा है वो है टोकन। नेक्स्ट स्लाइड। आईवीआर टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त, सर ने भी टेलीकॉम की बात की, ठीक है। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस, हम सारा कैश वगैरह पे आप कॉल करते हैं तो वो रिकॉर्ड आपको प्रॉपर्ली अगर 1 2 3 4 प्रेस करें, तो उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं कि आईवीआर टेक्नोलॉजी यूज करें और आपका डाटा प्रॉपर्ली नादरा या किसी सेक्टर से वेरीफाई हो और स्मार्ट कॉन्टैक्ट को वेरीफाई करेगा और प्रॉपर्ली इफेक्टिव टाइम के अंदर आपकी वॉइस टेक्स्ट में चेंज हो जाएगी और टेक्स्ट में वेरीफाई होगा स्मार्ट कॉन्टैक्ट से डाटा, और इस तरह ब्लॉकचेन इस केस में भी इस्तेमाल होगा। दैट्स पॉइंट। अच्छा, ये बुक है, ठीक है, रोड मैप ब्लॉकचेन, ये मोहम्मद मंदूक साहब पर हमने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये आप सबके लिए गिफ्ट है, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा इसको और आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट का है मेरे पास, आई थिंक 5 साल के पेपर पे, ठीक है। चलिए, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है सर क्वेश्चन है दीदी। सर ये इनक्रिप्टेड डाटा होता है ब्लॉकचेन के अंदर, जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को अगर डाटा चाहिए होगा किसी भी मैटर में तो वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसको? सर उन्हें परमिशन देंगे ना प्रॉपर्ली, इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में परमिशन होती है ना, ठीक है। हाइपरलेजर जब आप लिखते हैं ना तो उसमें इसको परमिशन ब्लॉकचेन कहा जाता है, जिनको आप डाटा की एक्सेस देना चाह रहे हैं उनको परमिशन देंगे तो वो हमारी ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रूल्स होते हैं कि आपने कितनी परमिशन देनी है, ये चीजें तो नॉर्मल आपके आप वेब 2 के अंदर भी हैं, जैसे कि आप लोग किसी को
सिर्फ रीड की परमिशन देते हैं, किसी को राइट की परमिशन देते हैं, किसी को दोनों की परमिशन दे देते हैं, ठीक है, किसी को एडमिन बना देते हैं। सेम ऐसे ही है, टैब के अंदर भी यही काम होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि बाहर से आने वाला हमारे डाटा को नहीं देख सकता, क्योंकि हमने इसका नाम क्या डिसाइड किया था, बोलिए। तो अगर वो अपने तौर पे देखना चाहें तो सर तब पॉसिबल, अगर अपने तौर पे वो एक्सेस करना चाहें तब पॉसिबल है? अपने तौर पे कौन एक्सेस करना चाहे? लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर अपने अच्छा, तौर जिसको आप परमिशन देंगे, अब जाहिर बात है एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर प्रॉपर्ली कोई ना कोई पर्सन होगा ना, जिसको आपने को प्रॉपर्ली बताना है कि जी इस बंदे को परमिशन दिखानी है, इसको नहीं दिखानी है। दैट्स अ रीड एंड राइट, ठीक है। वेब 2 के अंदर प्रॉपर्टी यही चलती थी, रीड और राइट। अब थर्ड पार्टी क्या होगी, जब ब्लॉकचेन आई तो ऑन मींस ओनरशिप, ठीक है। अब ओनरशिप वेरीफाई करेगा, देन उसको रीड करवाएगा और राइट करवाएगा। इसका जो हैश की अभी सर ने बात की थी, वो बनता है प्रॉपर्ली 0 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर f के कॉम्बिनेशन पे, और वो यूनिक होता है। वो जो आपके पास है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, वो दूसरे बंदे के पास नहीं होगी, ठीक है। ये आप जो एन्क्रिप्टेड की मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज इसके ऊपर आप डन कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉकचेन डेमो के नाम से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उसको चेक कर सकते हैं, आपको काफी अच्छा जो है ना क्लियर हो जाएगी ये चीजें, ठीक है। थैंक यू जी। Now I would like to call Dr. Yasin Niaz Khan. He has done his PhD from University of Tübingen in 2013. Then he has started teaching from FAST University. Then he started robotics lab at FAST to promote robotics in Pakistan. He has been involved in multiple projects on agricultural automation funded by DAT Germany. He has been working as a consultant with Intro Corporation. Currently, we have been privileged that he is working with Punjab Safe Cities Authority as Chief Technology Officer, and he is also working as Senior Research Fellow at LAMS. Dr. Yasir. Assalamualaikum. We are short on time, so I'm going to just briefly go through the projects, AI-based projects that we have implemented at Punjab Safe Cities Authority. So these are the contents. Next. As you know, the mandate of Punjab Safe Cities Authority spans three domains. First we have crime, then we have traffic, and third we have environment. So if we go further, next slide please. So we have cameras installed all over Lahore, and we are expanding into other cities in Punjab as well. So we have we wanted to have the capability of face recognition and number plate recognition as well. So next slide. Next. We have the call center of 15 here as well, where we get the emergency calls of all of the Punjab, and we were getting a lot of calls there. So the one initiative that we took this year was to have a separate call center for women. So whenever a woman is calling and she selects the option 2, then she is directed to female call operators, and the males were directed to the male call center. And what happened there, you can guess it, everybody was pressing 2 to talk to females. So this was a problem. So what we did was we used AI to develop a voice recognition, gender recognition system, which would ask the caller to name himself and tell his location, and based on the voice of the person, it would detect whether it's a male or a female. Female would be directed towards a female call operator, and male would be directed towards a male call operator. Second thing that we have done is sentiment analysis, because we have callers and we are getting tens of thousands calls every day. So we had a QA process where we would check randomly some of the calls and determine whether our caller became aggressive at any point or not. After doing that, it was random sampling, random checking. We implemented a system in which we used AI to analyze almost all of the calls and raise flags upon the aggressive behavior of our callers. So this way, the QA became automated. We had to process less calls, and we had a comprehensive overview of all of the calls. Next, please. We also, in crime, use data analytics and data science to determine the heat maps, the crime pockets in the city.
And we also made a crime predictive policing model in which we would be able to identify, we would be able to predict that next week this crime is going to happen on this road at this particular time. So this is a system that we have developed and we are improving it with the help of the police and would be going into deployment pretty soon. So next. This is the face recognition system. Next. In which we have some of the cameras which are looking for traffic and some of the camera which are looking for suspected criminals. So we have a huge database of suspected criminals and all of the cameras which are installed at locations where we can see the faces of the people, we are cross-matching them with the faces. Another initiative that we took was the child safety application, in which we have children who are lost in the province, their data is sent to us, and the children who are found, their data is sent to us. So now we have implemented a system where we are doing face matching of the children lost and the children found. So it has happened. We have success stories के सियालकोट से गुमा हुआ बच्चा हमें झेलम से मिला और वहाँ से गुमा हुआ बच्चा वहाँ से मिला. So we have child protection bureaus and ED homes and everything, but there is no system to cross match children across long distances. And now we have a system where we can do face matching, and if the faces are not matched, we also have a system of whereabouts matching. So the police gets the hulia of the child, and based on hulia, we try to cross match the children as well. Next slide, please. The second mandate is the traffic management system, in which we have a system. We have taken multiple initiatives based on artificial intelligence. The first one is the traffic congestion monitoring of the city of Lahore. So we have multiple sources of information, including Google and etc., and our cameras as well, in which we identify the traffic congestions in real time on the map of Lahore, and then we convey that information to the city traffic police, and they deploy their personnel to resolve those congestions. Second initiative is that we have developed a green wave on busy roads which have multiple signals. We control the timing of the signal such that when you receive one red signal, then you receive 3 or 4 green signals in sequence. So this we have implemented on Mal Road, one of the most difficult roads of Lahore, and also some other roads we have tested it. And on Mal Road, we have achieved 25% less travel time on average. So sometimes it's more, sometimes it's less. Next slide, please. Okay. What we have developed is we have this system installed by Chinese vendors since 2016, where they were doing 5 different challans in Lahore, and everybody was getting those challans. And then that system was shut down due to some reasons, and then it was restarted this year. So the administration, the management of Punjab cities thought that is it possible to develop all of those challans in-house. So we were able to develop that with a nice team of AI developers from the private sector. We developed the 5 different AI challans, and then what we did was we said, okay, what are the other challans that we can do? So it turns out that there are 24 types of total traffic challans that a traffic police is authorized to do. From those 24, we can do 19 based on our cameras. So what we did next was develop AI models to do 19 different channels, and we were able to do that. And then we did a survey in the world, and we saw that none of the countries has developed the AI to do 19 types of different traffic channels. So we will show you the videos. Next slide. So here you can see the 6 different channels that we can see. So this traffic signal violation and lane violation, this was done by Chinese vendors, and still the Chinese vendors that come to us are able to do those 5 or 6 different channels, but we can do other channels as well. So for example, we are doing a lot of helmet channels for motorbike riders, driving on the road side of the road, driving with tinted glass. Even we have
installed some cameras on the side. So we detect the tinted glass from the side, and we detect the number plate from the front. Next slide, please. Another problem we have, unveiling, that we have been able to detect using the AI, is excessive smoke emitting vehicles challan. This is especially critical for the environment and smog that is happening now. Riding motorcycle without helmet, exceeding speed limit. This speed limit is not, has been developed using camera, not the radar. Violation of parking rules and non-fastening of seat belts. This seat belt violation, we are able to detect it at the night time as well, looking inside the vehicle. Next slide. The presentation is a bit heavy because of the videos. Okay. Yep. So we have overloading challans, overloading of goods, and overloading of passengers. So whenever we see the passengers outside of the vehicle, for example on the roof or hanging from the doors, we are able to detect that. And overloading of goods, whenever some goods are protruding out of the vehicle, like sugarcane vehicles or cotton vehicles, we are able to detect them. Then obstructing traffic, use of mobile phone while driving in violation of age limit. So we can estimate the age of the driver and then flag it if the user seems underage. And driving in unregistered vehicles, especially this one, fake number plates is a big problem, and stolen vehicles is a big problem. So most of these are related to the challans. We make the challan, we send them. Some we need, some of the violations we have to detect on real time, especially on the entry exits of the city. So there we signal the Naka police at the entry exit, and so that they can take the action. For example, a stolen vehicle or a vehicle with a fake number plate. Next slide, please. Okay, so we have developed another system. We have the face recognition, we have the number plate recognition. The number plate can be fake, right? So if it is fake, you cannot do anything. And if the face is covered with a mask and a helmet, still you cannot recognize the face. So another system that we have developed is appearance-based matching. So when the police gives us the appearance of a suspect, we are able to track that suspect across all of the cameras in the city. So this was especially useful when we had, criminals going loose in the city. We were able to track them. Next slide, please. And this is also integrated with text. So if you can give the description in the form of a sentence or a paragraph, and the system will be able to detect the suspect. So these are some of the projects that I have explained: the gender detection, sentiment analysis. We have developed an automated driving test as well, in which the traffic police takes the driving test for the driving lessons, and we place a camera on top of that. We measure the distance of the cones, whether it is the required distance or not. We take the picture of the driver and match it with the person who should be taking the test, so that nobody else takes the test in its place. इसके अलावा smoke monitoring में we have done some things like traffic congestion detection, smoke emitting detection. We have also made a model of crop detection, crop burning detection. तो अब हम जो है उस डेटा को एनालाइज करके we are able to predict कि next week किन किन जगहों पे crop burning की probability high है, ताकि पुलिस को alert चल जाए और वो already वहाँ पे. We have a system of, we are developing an AI-based system of tree change detection. How many new trees, how many trees have been cut. We are developing a system of garbage detection and garbage burning detection as well. Next slide, please. Next. So this is another version. We have acquired drones for Punjab, and based on those drones, we will be porting the AI systems to these drones as well. Next slide. Okay, thank you. That was the time I had. If you have any questions, then I might be able to answer some. If there are no questions, then we come to the last item in our today's program, which is the panel discussion. We have a set of experts from the industry who we would invite on the stage one by one to have a small panel discussion with them.
So, first up, I would like to invite Mr. Aslan Naeem, who is the CEO of CryptoMine Private Limited. If he is in the audience. Next up, I would like to invite Mr. Mudassir Iqbal, CTO of Relimer Group. ये देख ये वो और करना पड़ेगा Do we have Syed Abdullah Shah, Technical Project Manager? G480. Then we have Mr. Zaid Munir, founder of Sight and Labs. And then we have finally Mr. Anwar Ali, who is a researcher. Please. Mr. Anwar Ali is a research scholar at University of Cambridge. So for the panel discussion, my first question is from Mr. Aslan Naeem, who is CEO of CryptoMine Private Limited. So would you like to elaborate on, the business case of blockchain? When does it become feasible? For which organizations and for which projects should it be taken into consideration? Thank you for inviting. First of all, I'll just give a 30-second introduction on myself, and then I'll answer the question. So I started probably 14 years back, and I worked for several Fortune 500 companies, including Cisco, which is the biggest networking company in the world. I worked for T-Mobile, probably like several Fortune 500 companies I've worked abroad. So for the last several years, I've been involved in, and that's something which I've been working for like last 5-6 years. Getting straight towards the question, let me just see it. Yeah, so I think you just asked about the business cases where the companies can use blockchain, is that correct? Right? Yes. Right, so basically I think if we see the inherent properties of blockchain, I think a lot of people explain that, and that's basically security, data integrity, identification. So these are the core inherent features of blockchain. So once you use blockchain, you don't have to take into consideration a lot about security, because that's the inherent feature of blockchain. In other words, for example, कि जब आप blockchain की बात करते हैं, तो security automatically आ जाती है. Now in normal scenarios, data centers में हर चीज में आपको you have to handle all the security compliances, PCI DSS, a lot of things you have to mention yourself. But with blockchain, you inherently get कि security is already there, data tampering prevention is already there. So a lot of features you already get with blockchain. So any company who's looking to move their big data or anything that needs to be specifically in DeFi space, which is a lot of guys explain decentralized finance. So जहाँ पर भी financial transactions है, that's the major business aspect of blockchain. And if you see, it started off from cryptocurrencies. So to sum it up, I would just say that any company or business which has financial transactions is the core aim of blockchain. For instance, banks. US में probably $2 trillion की industry shifted to blockchain, and they are saving like trillions of dollars per year. क्यों? क्योंकि the management of data centers, not that, is automatically done through blockchain itself. Ledger itself is managing the track record. आपने 50 साल पुराना data भी निकालना है तो blockchain पे it's already there. आप इनमें manage servers, storage and all that space. So finance industry is the major goal of this blockchain. But other than that,
explained healthcare may you can have patient record system, crime, you can have criminal record system, and all of that can never be breached, can never be stolen. Okay, that's the only reason I've just concluded that Bitcoin started with probably 0.1 cent and it's probably $73,000 today, one Bitcoin. So you can imagine what power this technology actually has, जिसकी वजह से एक 1 cent की जो coin है that is $73,000 a day. So that actually itself explains कि what this technology holds. इसकी जो है वो मतलब जितनी MicroStrategy company है, a lot of companies, even Tesla, सब shares by, and that's the reason which explains the power of this technology. So I think that pretty much answers your question. Thank you, Salam. My next question is from Mudassir. What would be the technical challenges when we talk about implementing blockchain for government, especially for the police department? पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मैं पिछले 9 साल से blockchain बिताता हूँ and I did under plus some months project all over the world in blockchain. तो टेक्निकल चैलेंजेस को बताइए। अगर इस बारे में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, तो जो सबसे बड़ा चैनल होता है वो रेगुलेशन का आता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। ये बहुत दिन मेरा टेक्निकल चैलेंज जो मुझे अभी तक है वो ये है कि मेरे पास डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसकी वजह से अगर हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली हम बहुत बजट नहीं है ना, तो वो जब हम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जाते हैं तो वो चीज़ हमसे वैसे इम्प्लीमेंट नहीं होती है। मेंटली प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं और प्रोजेक्ट चलते नहीं हैं। नहीं अभी तक जो मैंने देखा है इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ऊपर वो डोमेन नॉलेज की मेरे पास कमी है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमें ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंट करते हुए गवर्नमेंट तक। Thank you for the answer. My next question is from Syed Abdullah Shah. We know that blockchain is geographically distributed. तो उसके अंदर ये geographical distribution के अंदर क्या challenges आते हैं उसकी implementation के? First of all, my name is Syed Abdullah Shah, and I've recently done my graduation. I'm still very young, 22 years old. From the last 5 years, more than being in the city, I'm doing more and more lots and lots of projects in AI and blockchain. ट्रांसपोर्टेशन की बात जब कीजिए तो हम लोगों के पास ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बसेस चल रही हैं और डिफरेंट टाइप की बसेस फैसिलिटीज हैं जो हम लोगों को पंजाब में प्रोवाइडेड हैं। बट उसके अंदर जो एक मेजर मसला आता है तो स्टूडेंट्स हो सबको कि उसका कोई प्रॉपर टाइम स्केड्यूल नहीं है, जो कि हम लोगों को पता होता है। हाँ, बसेस आती हैं और इतने वक्त के बाद आ रही होती है हम लोगों के पास। बट स्टूडेंट्स जो कि आई थिंक सो स्टूडेंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा उस चीज़ को फैसिलिटेट होते हैं उस चीज़ से, चाहे ऑरेंज ट्रेन होगी, स्पीड होगी, मेट्रो होगी। बट उसके पास मसला क्या आता है कि एक बच्चा आता है और वो कम से कम 15 मिनट इस चीज़ में खड़ा होता है कि मेरी बस आएगी, और उतनी देर में बेचारे का लेक्चर निकल जाता है। और इस तरह के मल्टीपल केस सिनेरियोज होते हैं। सो ब्लॉकचेन कैन बी इम्प्लीमेंटेड, और वो कैसे हो सकती है कि हम लोगों के पास एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर हो पूरा, और उस सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग एक फुल फ्लैश स्केड्यूल बनाएं, और वो स्केड्यूल सबके पास प्रोवाइड होगा, जिससे हर बच्चे को, इवन के हर पैसेंजर या जो भी वहाँ पे उस फैसिलिटी को अवेल करना चाहता है, उसको पता होगा यार इतनी से इस टाइम से लेके इस टाइम तक मेरे पास कोई ना कोई राइड अवेलेबल होगी, और वो उसको यूटिलाइज कर पाएगा। सो एक जो बड़ा टाइम वेस्टेज होता है, क्योंकि मैंने अपने खुद फर्स्ट ईयर जो था यूनिवर्सिटी का,
वो डिफरेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को अवेल किया था, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका टाइम कब से कब तक है। सो अगर हम उस चीज़ को किसी तरह ब्लॉकचेन के ऊपर ला सकें, और DF जिस तरह यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर से बात की कि DF से आ गए, तो उसके अंदर कोई इतनी मुश्किल नहीं है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव AI, उसको हम लोग ब्लॉकचेन के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोगों के पास सिक्योरिटी वाला पर्सपेक्टिव है, वो हम लोगों के पास ब्लॉकचेन से कंप्लीट हो जाएगा, और AI हम लोगों को हेल्प कर सकती है मल्टीपल न्यू फैक्टर्स और हम लोगों की ट्रांसपोर्टेशन को बेहतर करने के लिए। That's all, sir. Thank you, Abdullah. Okay, we have Zaid Munir Saab with us. So my question with him would be how the blockchain is implemented in different countries, and what are the security challenges for implementing blockchain? We've been working with lots of projects like Smana hai, that's the official loyalty application for Inter Miami. That's a huge project, we are behind that. So coming to your question, so इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट्स पे काम कर रही हैं, इसमें जो लीड ले रही हैं that is Estonia. Estonia has been the lead in blockchain adoption. उन्होंने बहुत सारा काम किया है security wise भी और उसकी adoption के ऊपर. So they have primarily what they've done is the source उनकी जो है they had these eSIMs that serves as the primary identification for every citizen that they have. And on top of that, they have built different use cases to facilitate all sorts of things. So essentially, Estonia has digitized most of things that can be digitized. बाकी सारी countries यूरोप में they are following suit. दुबई is doing a lot of things. दुबई के अंदर उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में अपनी इंटरऑपरेबिलिटी के लिए चीज़ों को ब्लॉकचेन पे डाला. And इसके बाद बाकी सारी कंट्रीज में काम हो रहा है. इंडिया is also quite actively pursuing it. इस तरह के mention हुआ उनके कास्ट स्टेट्स के अंदर का पायलट प्रोग्राम्स चल रहे हैं and they are doing a lot of work. Other than that, आपका Bank of International Settlement they are very actively pursuing it. And contrary to common belief के CDBCs are going to push out everything. अभी जो main focus at least now at that is to essentially allow financial systems to integrate with CBDCs. तो focus ये नहीं है कि आप CBDCs लाएं सबको बाहर निकाल दें, but rather what they're trying to do is do small pilots कि आपके जो current instruments हैं उनको CBDC से incorporate करें and seek efficiencies there. So they're trying to do that. अब इसमें having said that, blockchain is not necessarily secure. It has got its own set of challenges. And one of them is security. Especially when you talk about regulatory bodies, there are lots of regulatory things that need to be taken care of. So we're working for this project with UK, Blue Label, that's a startup. And one of the primary challenges was that is GDPR. GDPR कहते हैं कि आपने डेटा अगर खो दिया है किसी भी जगह पे, someone can come down the road and say कि I want to have this report. And that is the natural right of the citizen. But blockchain says that any data that's on the blockchain is there for life. So that is directly contradicting what GDPR says that it should be revoked. And additionally, one of the major things that people misinterpret is that in case of public blockchains, even in private blockchains, if you have got data on the blockchain, that is a permanent security risk. Especially given that quantum computing is on the horizon. 8-bit, 8 quant computers आ गए हैं, 12 quant की भी आ गए IBM के I guess चल रहे हैं, and people are working on that. So essentially the problem is if you have got data encrypted on the blockchain and let's say 5 years down the road the keys get hacked or leaked, then that data is leaked permanently for life. That means GDPR की धज्जियां उड़ गई हैं. Essentially that is the problem. So one of the main challenges is that you do not use the blockchain to store data on it as it is, but you only use it to have proof of it. You can put proof of the data on the blockchain so that you can verify that the data existed at some point in time, but the data is always put in back-end infrastructure, in servers, whatever the conventional thing is. Even when you talk about systems like Hyperledger Fabric, they are private blockchains. उसमें भी सीन यही है कि you have to understand कि आपकी blockchain is no more than a database के ऊपर एक layer आ गई है. Blockchain is nothing magical, it's not something separate, it's simply a wrapper above conventional databases. It's just a more streamlined way of doing things. पीछे backend पे उसके blockchain के databases ही हैं. So when you talk about Hyperledger Fabric in particular, it's a private blockchain. What that enables is कि आपका data shared ledger आ गया, two databases that are in sync. So that's what we call it distributed ledger technology. So you have got this database that allows two participants to share data across each other, and the databases are synced, and these databases then sync up with their own databases. What that does is that allows organizations to have their data in private
only expose certain part of it on a shared ledger that can then be exchanged between the two. But having said that, security should वहीं पे कहाँ पे भी है? You have to understand the concept of administrative domain. आपकी जो shared ledger है एक domain organization 1 में है, एक domain organization 2 में है. Over there, it's the traditional database that is over there. Level DB लगा हुआ है, ये जो भी लगा हुआ है. Now you have to define once again कि उसको access कौन करेगा. Just because blockchain does not mean magically data का secure हो गया. Data is on a database. It has to then be secured. उसमें different models होते हैं. First is no security is put it simply unencrypted. Second is you encrypt it at rest. Third is encrypted at rest and in transit. Fourth is that you totally don't trust anyone. You even keep the keys somewhere else in a third party so that even if system gets hacked, the data is secure. These are one of the fundamental challenges that people face when developing blockchain solutions beyond concept into pilot programs. Because you have to deal with all these challenges that exist, and that's why adoption has been slow. Because it's additional technical debt that you have to come with. You have got conventional systems, then you have got a blockchain, and you have to secure both of them working together. So blockchain facilitates a lot of things, right? It does not mean that blockchain adapt नहीं हो रही. Since 2017, आपका Bank of Construction Bank of China (BCC) they have been using a blockchain pilot, and they have actually settled billions of dollars in transactions up to date. And now they have got 35 plus local banks and 115 other organizations that are using the same system based on blockchain. So what they are doing is a blockchain essentially streamlines processes, makes them more efficient so that it costs less in the long run. But in the start, it's much more expensive to adapt and develop that. Thank you. Thank you, Zaid, for the detailed explanation. My last question is from Mr. Anwar Ali about what is the latest trend in research about the blockchain, and how do you see the academia and industry coming together in blockchain technology? It's a very complicated question, I would say. ट्रेंड की अगर आप बात करें तो जब मैंने most of my experience is academic, so I will be talking from that point of view. ये हाइप के दौरान मैंने अपनी PhD स्टार्ट की थी 2017 में, और the group I was a part of it was composed of computer scientists and technology lawyers. तो जिस तरह GDPR की बात हुई है और काफ़ी लोगों ने AI के बेस के साथ बात की है, तो उन्होंने मुझे फंडिंग दे दी, कहा कि ब्लॉकचेन टॉपिक है, हमने रेगुलेशन के ऊपर बात करनी है, आप देखें कि क्या करें. तो जिस तरह अब AI है तो सब AI कर रहे हैं, तब ब्लॉकचेन थी तो वो कह रहे थे कि even if you sneeze, record it on blockchain. Why? It's just trusted. Doctors are going to trust it even more. When you're sneezing, so it must be a trusted medical record. So यूज़ केस जो सा था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि आपने वो कौन सा यूज़ करना है. सिर्फ हाइप ना आ जाए, आप इसकी सस्टेनेबिलिटी को भी देखें कि आप कितना इसको अगर डिप्लॉय करते हैं तो कितने ट्रस्ट वर्दी और सस्टेनेबली इसको आगे लेके चल सकते हैं. तो मैंने जो अपनी PhD टॉपिक के अंदर और जो 7 लोग थे उनके साथ बात करके जो मेन डिसीजन किया था वो था इंग्रेडिएंट्स कंपैरिजन. इंग्रेडिएंट्स कंपैरिजन है कि ब्लॉकचेन इटसेल्फ पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है. पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब है कि सब नोड्स हैं, इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी नोड किसी भी वक्त किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है किसी भी थर्ड पार्टी से गुजरने के बगैर. और इसी वजह से बिटकॉइन फेमस हुआ था कि आपने किसी बैंक के थ्रू किसी और पार्टी को पैसे नहीं भेजने. एक बंदा के पास मोबाइल में एप्लीकेशन है, वो बिटकॉइन है उसके पास, वो डायरेक्ट दूसरे बंदे को बिटकॉइन सेंड कर दे, कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं होगी, आइडियली कोई दरमियान के रेगुलेशंस नहीं होंगी. जो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है वो नेसेसरी ट्रस्ट आपको प्रोवाइड करेगी कि ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. तो वो जो अंडरलाइन ट्रस्ट था वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रॉमिस कर रही थी. तो जो यूज़ केस ढूंढना था, फिर हमने इंग्रेडिएंट्स कंपैरिजन किया कि कोई ऐसा यूज़ केस हो जो पीयर टू पीयर हो, जिसके जो स्टेक होल्डर्स हों वो आपस में उनके खुद ट्रस्ट इशूज़ हों. तो फिर एक कम्युनिटी नेटवर्क यूज़ केस था जो बार्सिलोना स्पेन में मैंने कुछ देर इंटर्नशिप की थी. वहाँ पर उन्होंने कम्युनिटी नेटवर्क्स इस्टेब्लिश किया हुआ. तो वो इस तरह की चीज़ें जिस तरह ISP होती है या PTCL है, तो वो कुछ लोग मिलकर वॉलंटरली अपनी कम्युनिकेशन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट फराहम करते हैं ऐसे एरियाज़ को गाँव में और जहाँ इंटरनेट की सही एक्सेस नहीं होती.
और फिर उनकी जो बिलिंग है, जो बैंडविड्थ मैनेजमेंट है, उस तरह की रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसमें फिर इश्यूज आते हैं क्योंकि वो फिर सारे वॉलंटियर्स होते हैं। इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को इकोनॉमिकली सस्टेनेबली चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम क्यों ना हर डिवाइस के ऊपर, जिस तरह रूटर हो गया, वायरलेस एक्सेस पॉइंट हो गया, एक ब्लॉकचेन इंस्टेंस रन किया जाए, एक नोड उसको रन किया जाए, और फिर जो आपकी बैंडविड्थ है उसको टोकनाइज करके उसकी ट्रेडिंग को ट्रैक किया जाए ब्लॉकचेन के ऊपर, और वो फिर वहाँ से बिलिंग करें सारे पीयर्स आपस में। तो मैंने फिर ये वाला वहाँ पर यूज़ केस इस्तेमाल किया था। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, अगर आप मेरे से ट्रेंड का पूछें तो सर मैं आपको ये कहूँगा कि सर अभी भी ये मर्की वाटर्स है, मैं इसको स्टिल हाइप टेक्नोलॉजी कहूँगा। जब तक इसकी प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होती, कह लें जब तक बिटकॉइन रेगुलराइज नहीं होता, शायद ये टसल मेरे मुताबिक चलती है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने जो अपनी पीएचडी का एक्सपीरियंस बताऊँ या जो दूसरे लोगों को देखा करते हुए, आप तब भी यूज़ करें जब आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ट्रस्टलेसनेस चाहिए। ट्रस्टलेसनेस का मतलब है कि आपका ट्रस्ट नहीं इस्टेब्लिश हो रहा, या तो पब्लिक आप पे ट्रस्ट नहीं कर रही, या आपने उस डेटा की ट्रांसपेरेंसी शो करनी है कि जो उनसे डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिस तरह आप सेफ सिटीज़ के अंदर हैं या किसी और एप्लीकेशन के थ्रू उस पर इनपुट कर रहे हैं, जिन लोगों ने उसको देखना है वो लोग आप पे ट्रस्ट करें या ना करें, उस डेटा पे करें, तो जिस तरह से रिकॉर्ड हो रहा है, जिस तरह से वो ट्रैक हो रहा है, जिस तरह से यूज़ हो रहा है, वो ठीक है। फिर आप ब्लॉकचेन यूज़ करें। अगर आप हाइप पे जाएंगे फिर लोग यही कहेंगे कि डेटा बेस के लिए आप यूज़ कर लें, सिंपल। इस तरह की आप यूज़ के इस तरह के देखें, स्टेक होल्डर्स हैं वो म्यूचुअली एक दूसरे को, उनमें ट्रस्ट इशूज़ हैं। तो मैं ये सर अगर ट्रेंड की बात करें तो मैं कहूँगा कि एआई की तरफ अब जा रही है, जो डिजिटल एसेट्स हैं उनको अब लोग टोकनाइज करेंगे, और फिर जो जनरेटिव एआई से कंटेंट क्रिएट होगा, जैसे म्यूज़िक वीडियोस हो गई या सॉन्ग्स हो गए, उनकी आप कह लें आईपी राइट्स या उनको किस तरह से ट्रैक करें, उनकी रॉयल्टीज़ सही बंदों की तरफ जाएं। जिस तरह से एनएफटी की काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बात की, जो नॉन फंजिबल टोकन्स हैं, आप जनरेटिव एआई से कोई चीज़ क्रिएट करें, उसको एनएफटी के थ्रू रजिस्टर करवाते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, तो डिजिटल जो एसेट्स हैं वो एक नई मार्केट प्लेस आ सकती है। अभी काफ़ी ऐसी मार्केट प्लेसेस हैं जिसमें आप चीज़ें दोबारा सेल नहीं कर सकते। जिस तरह वीडियो गेम्स हैं, सॉन्ग्स हैं, आप एक दफ़ा ख़रीद लें, आप उनको दोबारा रेंट आउट नहीं कर सकते, सेल नहीं, रीसेल नहीं कर सकते। अगर मैं वीडियो गेम कंसोल की बात करूँ, आपको पूरा पूरा कंसोल शेयर करना पड़ेगा। अगर आपने सारी डिजिटली डाउनलोड की हुई है गेम्स, वो अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती हैं, जो मॉडर्न गेम्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेना है जिसमें उसको रीसेल करनी है या रेंट आउट करना है, आपका फिजिकल कॉपीज़ नहीं है, सारी डिजिटल गेम्स हैं, तो इसमें आप ब्लॉकचेन और एनएफटीज़ को लेके आ सकते हैं कि वो जो से सोनी है, एक्सबॉक्स हैं, वो आपस में कोऑर्डिनेट करें एनएफटी के थ्रू, तो यूज़र्स एक दूसरे को गेम्स, और गेम्स के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी आइटम्स होती हैं, एक दूसरे को रेंट आउट कर सकते हैं। सर मैं ये कहूँगा दोनों चीज़ें ट्रेंडी हैं। एआई थोड़ी रियलिस्टिकली ट्रेंडी है, ब्लॉकचेन थोड़ी अनरियलिस्टिकली और कह रहे हैं कि रेबेलियस टेक्नोलॉजी की तरफ स्टार्ट हुई थी। अगर मैं ट्रेंड को समराइज अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से करूँ, सर एआई के साथ मर्ज और डिजिटल एसेट्स को मैनेज करने की बात आई। मुताबिक तो अगर कोई एप्लीकेशन में नहीं करनी चाहिए, स्टॉप करते हैं। हाँ तो सही है।
सीधा कर देते हैं इसको। Now I would like to call Dr. Yasir for the closing remarks of the conference. Assalamu alaikum again. Thank you for participating in this conference. As I said before, the purpose of arranging this conference was to know about this emerging technology, and especially in the wake of the new, AI trend in the market as well. So we have been seeing blockchain for a long time, और इसका पहले एक हवा बना था, उसके बाद जो इसकी एक एप्लीकेशन है विच इज़ फाइनेंशियल बिटकॉइन के लिहाज से, उसको तो सबको पता लग गया और सब ब्लॉकचेन का मतलब ही वो समझना शुरू हो गया। लेकिन ब्लॉकचेन की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो कि हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। उसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं रही हमारे डेवलपमेंट की। तो वन पर्पस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज कि इसकी दूसरी एप्लीकेशंस को भी लाया जाए। तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर भी कोई भी टॉक जो थी वो बिटकॉइन के ऊपर नहीं थी। तो ई गवर्नमेंट और ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, ठीक है, नॉन फंजिबल इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर हमने आज के सेशंस को देखा और हमारे पास बड़े अच्छे स्पीकर्स हैं जिन्होंने हर एक ने अपनी एक्सपर्टीज़ के लिहाज से, अपनी डोमेन के लिहाज से हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई, इंटरनेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की, और फिर यूज़ केसेस भी डिस्कस किए कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ब्लॉकचेन से फ़ायदा ले सकते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कंपनीज के अंदर ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे कर भी रहे हैं। तो ये ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर बढ़ रहा है और हम इसके अंदर जाके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन यूज़ केसेस में हमें समझ आती है उनमें हम उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो आई थैंक ऑल ऑफ द स्पीकर्स जो यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने आज हमें टाइम दिया और अपने कीमती ख्यालात से हमें नवाजा। आई ऑल्सो थैंक दी मैनेजमेंट ऑफ पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी जिन्होंने सपोर्ट किया इस कॉन्फ्रेंस को, इसके ऑर्गेनाइजेशन में हमारी हेल्प की, और जितने भी लोगों ने ऑर्गेनाइज किया इसको, फाखरा ने बहुत मेहनत की, सब लोगों ने, इनकी टीम ने मेहनत की और इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में, इसको कामयाब करने में। एंड थैंक यू फॉर द ऑडियंस एज वेल जिन्होंने यहाँ पे पेशेंस के साथ इस बात को सुना। थैंक यू। Now for summary distribution, I would like to call Dr. Yasir and Professor Usmani sir on stage. Miss
Kumar, PhD scholar from Gazan University. Mr. Rizwan Naqvi, CEO, Robonovation. Mr. Anwar Ali, researcher scholar from University of Cambridge. Professor Dr. Tayyib Saab from Comsat University. Muhammad Waqas, founder and CEO, Defilex Private Limited. Hussain Sajid Saab, founder AI Community Pakistan. Now I would like to call Faisal Usmani Saab for sovereign distribution. He is Chief Information System at Punjab State. Muhammad Harun Niaz, Deputy Chief System Admin, Punjab State System Department. Mr. Ahmed Basit, CEO, P2P Clouds. Arslan Naeem, CEO, CryptoMine Private Limited. Mudassir Iqbal, CTO, Relimer Group. Syed Abdullah Shah, Technical Project Manager Associate, Kiko Retail. Zaid Munir, founder of SkyTail Lab. And Dr. Yasir Riaz Khan as a guest. Thank you so much. Now the guest speakers will be invited for lunch as well, so they will go to the next room. Thank you so much for joining us.